वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है। भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक, पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्य का स्वामी है। ऑड्रे हॉल ने चुपचाप तीनों विवरण खुद को सुनाए। उसने अचानक महसूस किया कि भावनाओं की एक तूफानी लहर उसके अंदर से गुजर रही है, जो उसे अपनी दर्शक स्थिति को बनाए रखने से रोक रही है। रहस्यवाद की प्रशंसक के रूप में उसने अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले हर्मीज को सीखा था और उन अनुष्ठानों का परीक्षण किया था जिनका उल्लेख निजी समारोहों में साथी महान प्रशंसकों ने किया था, इससे पहले कि वह भूरे कोहरे में खींची गई अभ्युदय शक्तियों के साथ औपचारिक संपर्क बनाया। उन अनुष्ठानों में से किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने ऑड्रे को मंत्रों की संरचना की बुनियादी समझ दे दी थी। इस प्रकार वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि इन 3 मंत्रों का क्या वर्णन और संकेत है। विवरणों में आमतौर पर उन 7 देवताओं में से एक का वर्णन किया गया है जो इस दुनिया पर नजर रखते थे। इस प्रकार मूर्ख का मंत्र लेडी ऑफ क्रिम्सन, मदर ऑफ द सीक्रेट्स और आपदा और डरावनी महारानी के बराबर स्थिति का दावा कर रहा था। क्या मिस्टर फूल वही अज्ञात, रहस्यमय, शक्तिशाली ईश्वरीय इकाई है जिसके बारे में ग्लेंथ ने बात की थी? खतरे का वह स्रोत जिससे हमें अनुष्ठानों में बचना चाहिए। ऑड्रे को तुरंत ही अजीब अनुष्ठानों के दौरान की गई टिप्पणियां याद आ गईं, जिन्हें उसने और उसके दोस्तों ने उस समय आजमाने की हिम्मत नहीं की थी। वह क्षण भर के लिए शब्द खो बैठी। अल्जीर विल्सन, जो ऑड्रे से कहीं अधिक जानता और समझता था, अपने दिल की गहराइयों से कांप उठा। यदि मिस्टर फूल द्वारा डिजाइन किया गया अनुष्ठानिक जादू वास्तव में उन्हें हमारे अनुरोधों को स्वीकार करने की अनुमति देता है, तो हमें उन्हें उनके साथ संबोधित करना होगा। उन्हें तीसरे व्यक्ति में संबोधित किया जाना है, जो देवताओं के लिए आरक्षित है। मैं कितना भाग्यशाली, कितना चतुर था कि मैंने उनके साथ मिलकर काम किया और कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं उसका परीक्षण कर रहा था, तब भी मैं सामान्य स्थिति की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ पाया। क्या वह शायद एक प्राचीन, रहस्यमय, भयावह अस्तित्व हो सकता है, केवल इतना कि वह अपने वास्तविक रूप और नाम में हमारे सामने प्रकट नहीं होता है? आदिम राक्षसी, छिपा हुआ ऋषि, या सच्चा निर्माता जिस पर कई रहस्यमय चच विश्वास करते हैं? एल्गर समझ गया कि जिस मूर्ख को वह अभी देख रहा है वह उसका असली रूप नहीं हो सकता है। हो सकता है कि उसका कोई लिंग भी ना हो या वह मानव सदृश प्राणी ना हो। क्लेन ने एक हाथ से अपना माथा ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से मेज पर थपथपाया। उन्होंने द हैंडमैन और जस्टिस में हो रहे बदलावों को गहराई से देखा, लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। वह बिना किसी परवाह के चलता रहा। मैं आपकी मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी प्रेमपूर्ण कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सपना दें। चंद्रमा का फूल, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्र के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। फिंगर्ड सिट्रोन, एक जड़ी बूटी जो सूर्य से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्र के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। ... उन्होंने उन मंत्रों का वर्णन समाप्त किया जो दूसरे प्रकार के अनुष्ठान से संबंधित थे। काम पूरा होने के बाद वह मुस्कुराया। लेडी सर, क्या आपने इसे याद कर लिया है? ऑड्रे ने सांस छोड़ी। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और गंभीरता से याद किया। एक दर्शक के रूप में अपनी बेहतर याददाश्त के साथ उन्होंने तुरंत जानकारी संसाधित की और पुष्टि के रूप में मंत्रों को दोहराया। अल्जीरिया ने अधिक सामान्य रूप से कार्य किया। चाहे वह कुछ भी सोच रहा हो, उसकी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकती थी। जब क्लेन ने पुष्टि की कि ऑड्रे सही था, तो वह मुस्कुराया और कहा, यदि ये परीक्षण सफल रहा, तो हम जो करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अगली बार अनुष्ठान को संशोधित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके पास अनुष्ठान को बुधवार से पहले पूरा करने का समय होगा। उन्होंने गुरुवार की रात को फिर से यहाँ आने का इरादा किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अनुष्ठानिक जादू सफल रहा या नहीं। इस बात पर कि उन्होंने द हैंडमैन और जस्टिस को सीधे अनुपस्थिति की छुट्टी का अनुरोध करने की अनुमति क्यों नहीं दी। क्लेन को चिंता थी कि वह ये समझने में असमर्थ होंगे कि क्या उनके छुट्टी मांगने के परिणाम थे या केवल अनुष्ठानिक जादू के प्रयास का नतीजा था। यदि ऐसा हुआ तो क्या उसे उन्हें सभा में खींचना था? तुम्हारी इच्छा से, ऑड्रे और एल्गर ने खुद को एकत्रित करते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। पिछले सप्ताह द हैंडमैन के सुझाव के अनुसार सभी आधिकारिक मुद्दों पर चर्चा के बाद हमें अनौपचारिक बातचीत के लिए एक समय मिलेगा। शुरुआत कौन करेगा? क्लेन ने हाथ के इशारे से किसी को शुरू करने का संकेत दिया। ऑड्रे ने आह भरते हुए कहा, मिस्टर फूल, आपने परीक्षा, चयन और नागरिक और राजनीतिक मामलों के बीच अलगाव के बारे में जो सुझाव दिया है, उसे संसद के कई सदस्यों की मंजूरी मिल गई है। शायद यह एक वास्तविकता बन सकती है। बेशक की दक्षता के साथ इस सरकार में बिल अब से आधे साल बाद ही जल्द से जल्द सामने आएगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि द हैंडमैन इस जानकारी का उपयोग करके उसका पता लगा लेगा। उसने जानबूझकर और रुक रुक कर संकेत दिए थे और उन घमंडी पत्नियों को ये सोचने के लिए निर्देशित किया था कि उन्होंने इस विचार की कल्पना की है। वे महिलाएं अपने पतियों, अपने पिताओं और अपने भाइयों को बताने के लिए दौड़ पड़ी। उस पल ऑड्रे को ऐसा लगा मानो वह सुनहरे मोरों के झुंड को अपनी पूंछ के पंख दिखाते हुए देख रही हो। उनका मानना था कि वे महिलाएं अपने अंदर इस बात को समाहित कर लेंगी कि उनके मन में अपने लिए गौरव का दावा करने का विचार आया। वे जल्द ही भूल जाएंगे कि इस मामले में ऑड्रे की भूमिका क्या थी। वे आपस में ये देखने के लिए लड़ रहे थे कि सुझाव के बारे में पहले किसने सोचा। एक राज्य की व्यवस्था को बदलने के इस उल्लेखनीय तरीके का उपयोग करने से ऑड्रे को एक अजीब संतुष्टि का एहसास हुआ, जैसे कि उसे एक दर्शक के लिए नाटक के कथानक को प्रभावित करने का एक तरीका मिल गया हो। आइए ऐसी आशा करें, एल्गर ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। वो कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर द फूल पर नजर डाली। उन्होंने ये कहने से पहले विचार विमर्श किया, हाल के दशकों में विभिन्न गुप्त संगठनों की गतिविधियों की मात्रा में वृद्धि देखी गई है। वास्तव में नए गुप्त संगठन भी सामने आ रहे हैं, उनमें से कुछ अच्छी संख्या में ब्यूरोज के साथ बड़े पैमाने पर पहुंच गए हैं। क्या आप मुझसे इसका कारण पूछने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे अवैध संगठनों के बारे में जानकारी तक पहुंच भी नहीं मिली है। क्लेन द हैंडमैन की खबर पर कोई टिप्पणी किए बिना केवल मुस्कुराया। उन्होंने विषय बदल दिया और स्पष्ट रूप से कहा, एक प्राचीन शक्ति अपनी नींद से जागने वाली है। उदाहरण के लिए एंटीगोनस परिवार डायरी द्वारा दर्शाई गई शक्ति। क्या ऐसा है? एल्गर ने धीरे से खुद से कहा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। क्लेन ने अपनी नजर द हैंडमैन की ओर घुमाई, फिर जस्टिस के पास से गुजरा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर साझा करने के लिए और कुछ नहीं है, तो चलो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। तुम्हारी इच्छा से। ऑड्रे और एल्गर एक साथ खड़े हुए। क्लेन ने अपनी उंगली घुमाई और गहरे लाल सितारों से अपना संबंध तोड़ दिया। उसने देखा कि 2 आकृतियां शानदार महल से गायब हो गईं। वह खड़ा हुआ और अपनी कुर्सी की ओर मुड़ा जो कांस्य मेज पर सम्मान की सीट के पीछे भी थी। उन्होंने इसके प्रतीक चिन्ह पर नजर डाली।
दीप्तिमान तारों ने एक अजीब प्रतीक बनाया। यह ऐसा प्रतीक नहीं था जो क्लेन की रहस्यवाद की वर्तमान समझ में फिट बैठता हो। गोपनीयता का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक प्यूपिल लिसा की पहचान करने से पहले उन्होंने इसे बारीकी से देखा। उन्होंने परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी देखी। प्रत्येक प्रतीक में एक भाग गायब था और एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गया था, जिससे एक नया प्रतीक बन गया। एक अधूरा रहस्य और एक अधूरा बदलाव। जब हम इन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्लेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और खुद से बुदबुदाया। कोई उत्तर देने में असमर्थ रहा। उसने अपनी निगाहें हटा ली और प्राचीन भव्य महल की ओर चल दिया। उसकी नजर महल के हर कोने पर पड़ी। जब मैंने आकस्मिक रूप से इस जगह की कल्पना की थी तो ये केवल एक कच्ची अवधारणा थी। मैंने महल, मेज या कुर्सियों के आकार का वर्णन नहीं किया था। ये डिजाइन कहां से आया? सबसे अच्छा विकल्प, पहला प्रोटोटाइप। यह है वे वास्तविकता का प्रतिबिंब है। जब क्लेन ने महल को देखा तो अचानक उसके सामने एक प्रश्न आया जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था। मुझे कहना होगा कि भले ही मैं एक कीबोर्ड योद्धा हूं, लेकिन मेरे पास कई क्षेत्रों में अनुभव की कमी है। मैं भी पर्याप्त रूप से चौकस नहीं हूं, इस हद तक कि अब इस प्रश्न को केवल महसूस ही कर पा रहा हूं। इस तरह के आत्मचिंतन के साथ क्लेन ने महल के हर कोने की जांच करने का गंभीर प्रयास किया, लेकिन उसे कोई अन्य जीवित वस्तु या कुछ भी अजीब नहीं मिला। क्लेन ने अधिक गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की, जो सीमाओं के बिना एक भ्रामक भूमि प्रतीत होती थी। उसे डर था कि वह पूरी तरह से खो जाएगा। वाह, ये जगह वाकई रहस्यों से भरी है। कौन जानता है कि जब मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा तो इस क्षेत्र में कोई बदलाव होगा या नहीं। क्लेन ने आह भरी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को उजागर किया और खुद को अपने भीतर समाहित कर लिया, जिससे उन्हें तेजी से गिरावट का एहसास हुआ। सब कुछ तेजी से उड़ गया। सभी प्रकार के भ्रम टूट गए। उसने भूरे सफेद कोहरे को चीरकर वास्तविकता देखी। उसने अपने कमरे में मेज, पर्दे और कपड़ों की रैक देखी। बैकलियन, महारानी बरो। ऑड्रे ने दीवार पर टंगी तेल पेंटिंग देखी। उसने अपने सिर के नीचे नीचे पंख वाले तकिए द्वारा प्रदान की गई कोमलता को महसूस किया। वह तुरंत खड़ी नहीं हुई। इसके बजाय उसे गंभीरता से याद आया कि सभा के दौरान क्या हुआ था, जैसे कि वह कोई नाटक देख रही हो जो वह पहले ही देख चुकी हो। मिस्टर फूल को अपने स्वर में एक निश्चित आत्मविश्वास था जब उन्होंने हमें अनुष्ठान आजमाने के लिए कहा और हमें रहस्यमय शासक पीले और काले रंग के राजा का विवरण दिया। आत्मविश्वास। ऑड्रे ने सांस छोड़ते हुए इसका विश्लेषण किया। चुपचाप उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। इसे भूल जाओ, क्योंकि मैं इससे लड़ नहीं सकता, इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर फूल हमेशा मिलनसार दिखाई देते हैं। उसे एक ऐसी संस्था होना चाहिए जिसमें व्यवस्था का सम्मान हो। ऑड्रे के मूड में तेजी से सुधार हुआ। उसने अपने अभिनय और औषधि की कमजोर प्रतिक्रिया के बारे में सोचा। उसने एक मधुर धुन गुनगुनाई और अपने बिस्तर से उतर गई। वह दरवाजे की ओर चली और एक दर्शक की स्थिति अपनाते हुए अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसने एक नौकरानी को जाते हुए देखा। उसने अपने हाथों पर पुराने घट्टे, चेहरे पर निशान और अन्य समान विवरण देखे। वह इन अवलोकनों से कई बातें निकाल सकती थी। इस समय ऑड्रे को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह जल्दी से बालकनी के छायादार कोने की ओर देखने लगी। उसने देखा कि उसकी गोल्डन रिट्रीवर सूसी वहां बैठी चुपचाप उसे देख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने नौकरानी को देखा था। मेरी देवी, आह भरते समय ऑड्रे के होंठ कांपने लगे। वह अपना चेहरा छुपाना बहुत चाहती थी। सोनिया सागर पर भारी सुरक्षा वाले कैप्टन के क्वार्टर में एल्गर जाग गया और उसने देखा कि उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला है। ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने आह भरी और मन ही मन सोचा, एक प्राचीन अस्तित्व। क्लेन, जो अनुष्ठान से बाहर निकल चुका था, ने पर्दे खोल दिए। उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक बार फिर लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने सम्राट रोसेले की डायरी की सामग्री को याद किया, लेखन के माध्यम से स्मृति को मजबूत करने और भविष्य में इसे भूलने से रोकने की उम्मीद की। लेखन समाप्त करने के बाद क्लेन ने नोट्स को कई बार दोबारा पढ़ा। अंत में उसने नोटों को फाड़ दिया और उन्हें जला दिया। अगर मैं इसे सप्ताह में एक बार करता हूं तो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन समय के साथ और मेरे मिशन की बढ़ती जटिलता कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल मेरे पास बेहतर विचार नहीं है। मैंने कोई क्रिप्टोग्राफी नहीं सीखी है। क्लेन ने खुद को संभाला और अपनी गर्दन खींची। उन्होंने डिविनेशन क्लब में जाने की योजना बनाई। एक दृष्टा को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया था। कोई यह नहीं कह सकता कि दूसरे व्यक्ति के तरीके गलत थे। तो क्लेन, जो नहीं जानता था कि किस प्रकार का सीर औषधि की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, वह इसे केवल ठीक कर सकता था क्योंकि उसने ये पता लगाने के लिए प्रयोग किया था कि कौन सा सबसे उपयुक्त था। क्लेन के घर छोड़ने से पहले उसने अपने सूट और टोपी को एक छोटे ब्रश और रुमाल से सावधानीपूर्वक साफ करने के लिए समय निकाला। फिर उसने अपनी सफेद शर्ट धोई और अपने एकमात्र अच्छे सस्ते कोट के साथ एक समान लिनन शर्ट पहन ली। फिर वह तेजी से सड़क पर चला गया। सबसे पहले मेलिसा की पोशाक, फिर बेंसन का सूट। तभी मैं अपने लिए दूसरे सूट पर विचार कर सकता हूँ। पैसा कभी भी पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा हमें अपने मेहमानों के स्वागत के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए पैसे बचाने की जरूरत होती है। साथ ही मुझे रहस्यवाद से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे बचाने पड़ते हैं। क्लेन सार्वजनिक गाड़ी पर बैठ गया और घर की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। वह जितना अधिक गणित करता, उतना ही अधिक अपना सिर हिलाता। उन्होंने माना कि उन्हें खुद को, अपने भाई और अपनी बहन को एक मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में जीने के लिए कम से कम 1 साल की जरूरत है। निस्संदेह वह पदोन्नति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखे बिना था। सार्वजनिक गाड़ी सड़कों से गुजरी और होप स्ट्रीट पर डिविनेशन क्लब के सामने रुकी। क्लेन ने अपनी काली टोपी को दबाया और गाड़ी से कूद गया। वह परिचित सड़क पर चलता हुआ दूसरी मंजिल पर स्थित क्लब में दाखिल हुआ। फिर उसने खूबसूरत श्यामला एंजेलिका को देखा। उसकी आंखों में सूजन की लाली का आभास था, लेकिन वह बेहद आराम महसूस कर रही थी। क्लेन ने अपना हाथ उठाकर उसके ग्लेबेला को हल्के से थपथपाया और ध्यान से उसकी जांच की। उसे पता चला कि एंजेलिका के भावनात्मक रंगों का गहरा धूसरपन काफी हद तक छट गया था। इसकी जगह सूरज की रोशनी जैसी सफेदी ले ली थी। इसे अंदर लेने के बाद क्लेन वहां गया, अपनी टोपी उतारी और मुस्कुराया। मैडम एंजेलिका, आज बहुत प्यारा दिन है ना? एंजेलिका ने अपना सिर उठाया और थोड़ी देर के लिए चौंक गई। फिर वो मुस्कुराई और बोली, तुम बिल्कुल मिस्टर विंसेंट की बिल्ली की तरह हो। तुम चलते समय कोई आवाज नहीं करती हो, है ना? तुम बताने में कामयाब रहे।
हे मैं भूल गई थी कि तुम चेहरा पढ़ने में कुशल एक भविष्यवक्ता हो। वह रुकी, फिर झुकने से पहले उसने धीरे से अपने होंठ काटे। धन्यवाद, कल आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं एक साल में इतना निश्चिंत, खुश और संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी सच्ची कृतज्ञता को सुनकर क्लेन उसकी खुशी और प्रसन्नता से प्रभावित हो गई। उसके होठों का कोना ऊपर उठा और उसने कहा, यह मेरी खुशी है। जैसे ही वह बोलता था, वह महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिकता शिथिल हो गई है और जीवंत हो गई है। क्या दृष्टा औषधि यही चाहता है? एक दृष्टा जो वास्तव में पूछताछकर्ता की मदद कर सकता है। क्लेन ने अपने ग्लेबेला को ऐसे दबाया जैसे वह 2 बार चुपके से टैप करने से पहले सोच रहा हो। ये कहना पड़ा कि व्यवहार में अपने स्पिरिट विशन को सक्रिय और निष्क्रिय करने की क्रिया उन्हें अपर्याप्त रूप से असंगत लगी। हालांकि समस्या ये थी कि उसने अभी तक कोई बेहतर समाधान नहीं सोचा था। चूंकि वह हाल ही में एक दृष्टा बन गया था, उसकी आध्यात्मिकता अभी भी अपनी सीमा तक नहीं पहुंची थी और यही बात उसकी निपुणता पर भी लागू होती थी। इसलिए उनकी आध्यात्मिक दृष्टि के लिए सक्रिय स्विच के लिए कई उपयुक्त स्थान नहीं दिख रहे थे। ग्लेबेला अब तक का सबसे अच्छा विकल्प था। जब मैं औषधि को पूरी तरह से पचाने के बाद एक सच्चा दृष्टा बन जाता हूं, तो मुझे एक अधिक अगोचर सक्रिय गति को डिजाइन करने में सक्षम होना चाहिए। क्लेन ने बिना ध्यान दिए सिर हिलाया और आधे खुले बैठक कक्ष की ओर चला गया। कॉफी या चाय? एंजेलिका ने जल्दी से पूछा। देसी कॉफी, क्लेन ने उत्तर दिया। उन्होंने डिविनेशन क्लब द्वारा पेश किए जाने वाले सभी पेय पदार्थों को आजमाने की योजना बनाई। फिर उन्होंने देखा कि वहां 6 या 7 सदस्य मौजूद थे, लेकिन हनास विंसेंट नहीं थे, जो लगभग हमेशा मौजूद रहते थे। मिस्टर विंसेंट यहाँ नहीं है। क्लेन अपनी जगह पर रुका और एक आकस्मिक प्रश्न पूछा। एंजेलिका आश्चर्यचकित रह गई जब उसने कहा, मिस्टर विंसेंट हर दिन नहीं आते हैं। उन्होंने एनमेट हब में एक भविष्यसूचक संगठन के लिए व्याख्यान देने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। क्या आप उन्हें ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं बस उत्सुक था। आखिरकार जब भी मैं यहाँ आया हूँ मैंने उसे देखा है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इसी बीच उन्हें एहसास हुआ कि मौजूद 7 सदस्यों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा है। ग्लेशियस, जिसने पहले उसके लिए भविष्यवाणी की थी, उपस्थित था। ग्लेशियस अपने मोनोकल के साथ मेज पर कुछ जानकारी पढ़ रहा था जब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने उसे उठाया और सिर झुकाकर देखा। उसके चेहरे पर स्पष्ट खुशी छा गई जब वह दोनों हाथों से खुद को सहारा देकर खड़ा हो गया। वह क्लेन की ओर लपका और उसके सामने रुक गया। शुभ दोपहर मिस्टर मोरेटी, मैं सोच रहा था कि क्या आप आ जाएंगे। मैंने एंजेलिका से सुना है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि एक भविष्यवक्ता है जो चेहरा पढ़ने में अच्छा है। क्लेन मुस्कुराया। ऐसा नहीं है एकमात्र चीज जिसमें मैं अच्छा हूँ मिस्टर ग्लेशियस, अब आप अपनी बीमारी से परेशान नहीं दिखते। उसने अपने माथे पर चुटकी ली और अपने ग्लेबेला को 2 बार थपथपाया। उसने देखा कि ग्लेशियस के स्वास्थ्य के रंग सामान्य हो गए थे। हाँ, मुझे आपके सुझाव को न मानने का बहुत अफसोस था। सौभाग्य से मेरे घर के पास एक बहुत ही अद्भुत औषधालय है। उन्होंने मेरी पत्नी को एक जादुई दवा दी जिसने मुझे मौत से दूर कर दिया, ग्लेशियस ने भावनात्मक रूप से कहा। नाइट हॉक्स के अर्ध सदस्य के रूप में क्लेन ने व्यावसायिक रुचि से पूछा, बहुत अद्भुत औषधालय, बहुत जादुई औषधि। जादुई? कितनी जादुई? क्या यह बियॉन्डर्स की सीमा के भीतर है? उन्होंने कहा कि यह लेनबर की एक प्रकार की लोक चिकित्सा थी। संक्षेप में, इससे मेरी बीमारी के इलाज में बहुत मदद मिली। ग्लेशियस ने प्रश्न के बारे में कुछ भी असामान्य न दिखते हुए उत्तर दिया। लोक औषधि औषधालय? क्लेन ने अपने ग्लेबेला को थपथपाया जैसे कि वह सोच रहा हो। उसका नाम क्या है? वह कहाँ रहता है? जैसा कि आप जानते हैं, एक ज्योतिषी भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि वे हर समय अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। शायद मुझे उससे कुछ दवाएं खरीदने के लिए जाना होगा भविष्य। क्लेन को अपने शिक्षक और सहपाठियों से पता चला कि दुनिया में वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली प्रारंभिक अवस्था में थी। कई बीमारियों का लगभग कोई इलाज नहीं था, इसलिए जादुई दवाओं और चमत्कारी औषधालयों ने अभी भी बाजार को नियंत्रित किया। अधिक जानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह एक दिन उपयोगी साबित हो सकता है। ग्लेशियस ने ईमानदारी से उत्तर दिया, उसका नाम लॉसन डकवेड है। ईस्ट बरो में 18 व्लाद स्ट्रीट पर उसका एक छोटा सा स्टोर है, जिसका नाम लॉसन फोक हर्ब स्टोर है। धन्यवाद। क्लेन ने इसे याद किया और ईमानदारी से बोला। ग्लेशियस ने मुड़कर उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसी समय एंजेलिका अपनी बनाई हुई कॉफी परोसने के लिए आई। साउथवेले कॉफी की तुलना में देसी कॉफी अधिक सुगंधित होती है, लेकिन इसका स्वाद काफी घटिया होता है। क्लेन ने एक घूंट लिया और एक पल के लिए इसका स्वाद लिया। ग्लेशियस ने जल्दबाजी में अपने शब्दों पर विचार किया जब उसने देखा कि क्लेन ने अपना सफेद चीनी मिट्टी का कप नीचे रख दिया है। मिस्टर मोरेटी, क्या मैं आपसे भविष्यवाणी का अनुरोध कर सकता हूँ? मैं आपके द्वारा निर्धारित कीमत के अनुसार भुगतान करूंगा। 8 पेंस पर्याप्त है। मैं अचानक कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। क्लेन उम्मीद कर रहा था कि कोई उसकी भविष्यवाणी सेवाओं का अनुरोध करेगा। क्या आपको भविष्यवाणी कक्ष की आवश्यकता है? ठीक है, पुखराज। ग्लेशियस ने बहुत अधिक परिचितता के साथ मार्ग प्रशस्त किया। भविष्यवाणी कक्ष में प्रवेश करने और दरवाजा बंद करने के बाद क्लेन लंबी मेज के पीछे बैठ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, मिस्टर ग्लेशियस, आप भविष्यवाणी किस बारे में करना चाहेंगे? मेरे पास निवेश का अवसर है, लेकिन इसमें शामिल धनराशि बहुत बड़ी है। यदि यह विफल हो जाता है तो मुझे और मेरे परिवार को भारी नुकसान होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह एक सफल निवेश होगा। ग्लेशियस ने स्वेच्छा से जानकारी दी। मैंने पहले टैरो कार्ड का उपयोग करके भविष्यवाणी की है। मेरी आत्मा को शुद्ध करने के बाद एक भविष्यवाणी। परिणाम बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने व्याख्या स्वयं की, लेकिन मैंने उन प्रतीकों के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया। क्लेन ने सोचा और उत्सुकता से पूछा, यह बहुत अच्छा होगा यदि आप पूरी स्थिति का एक बार फिर से वर्णन कर सके और मुझे फिर से अपनी जानकारी दे सके। ये सबसे अच्छा होगा यदि आपके पास दूसरे पक्ष की जानकारी भी हो। हम एस्ट्रोलैब भविष्यवाणी करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। ग्लेशियस ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, जब मिस्टर लेनेविस ने होनेसिस पर्वत श्रृंखला की जांच की तो उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले लोहायस्क से समृद्ध एक विशाल खदान की खोज हुई। उन्होंने उस जमीन को खरीदने के लिए अपनी सारी बचत लगा दी और इसका सर्वेक्षण करने के लिए एक पेशेवर कंपनी को काम पर रखा। नतीजा सुखद रहा। उनके पास बाद के विकास के लिए आवश्यक धन की कमी है, इसलिए उन्होंने एक स्टीलवर्क्स कंपनी बनाई और परियोजना का उपयोग करके बैंक से ऋण के लिए आवेदन करने का इरादा रखते हैं। साथ ही वह अपनी प्रारंभिक पूंजी बढ़ाने के लिए इसी संख्या में शेयर भी जारी करेंगे।
योजना अभी भी प्रारंभिक चरण में है और अच्छे रिटर्न का वादा करती है। क्लेन, जो हाल ही में अखबार पढ़ रहा था और एक इतिहास विशेषज्ञ भी था, जानता था कि इस दुनिया में शेयर भी हैं। वह ये भी जानता था कि शेयरों की अवधारणा सम्राट रोजेल से ली गई थी। हाँ, वह फिर से दक्षिणी महाद्वीप के उपनिवेशीकरण के दौरान उन्होंने साइबरॉन कंपनी की स्थापना की थी और शेयरों के मुद्दे के माध्यम से जनता से धन जुटाकर देश के प्रत्येक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया था। इस प्रकार उसे उपनिवेशीकरण से प्रथम प्रवर्तक लाभ प्राप्त हुआ। चूंकि रिटर्न बढ़िया था, इसलिए यह विकास जारी रहा। उदाहरण के लिए रेलवे शेयर, खनन शेयर, भाप विकास शेयर इत्यादि थे। कुछ ऐसे थे जो सफल हुए और कुछ ऐसे थे जो विफल रहे। इसलिए इसने बैकलिन स्टॉक एक्सचेंज जैसे संगठनों के गठन को उत्प्रेरित किया। इसके अलावा सम्राट रोसेले ने राष्ट्रीय बॉन्ड, यूनिट ट्रस्ट और अन्य वित्तीय उत्पाद बनाए थे। 4 से 6% ब्याज की वापसी के साथ पूर्व निवेश का सबसे स्थिर रूप बन गया था। क्लेन को याद आया कि बेंसन ने एक बार कहा था कि अगर उसे 3000 पाउंड विरासत में मिल सकते हैं तो आगे कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग 5% के स्थिर वार्षिक ब्याज के परिणामस्वरूप 150 पाउंड का वार्षिक निश्चित आय रिटर्न मिलेगा, जो वर्तमान में क्लेन की वार्षिक आय के बराबर है। इसे किराएदार पूंजीवाद के रूप में जाना जाता है। क्लेन ने आह भरी और ध्यान से पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है? क्या लेनेवस भरोसेमंद है? मैंने उनकी संपत्ति के कागजात और निरीक्षण रिपोर्ट देखी है। वहां सिविलॉस काउंटी सरकार की मुहर और एक पेशेवर कंपनी का समर्थन है। इसके अलावा श्री लेनेवस के कार्यालय के अंदर सर डेवी विले और मेयर के साथ उनकी एक समूह तस्वीर है। ग्लेशियस ने उत्तर में सिर हिलाया। समूह चित्र, इसका कोई मतलब नहीं है। सूचना विस्फोट के युग में पैदा हुए क्लेन ने इसी तरह की कई घटनाएं देखी थी। इस वजह से उन्होंने कहानी नहीं खरीदी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस पर विश्वास करता था या नहीं। वह केवल उस महत्वपूर्ण समय और जानकारी के अनुसार एक पेन उठा सकता था और संबंधित एस्ट्रोलैब बना सकता था जो ग्लेशियस ने उसे प्रदान किया था। काफी देर के बाद क्लेन ने एस्ट्रोलैब की ओर इशारा किया और कहा, आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि यह एक बहुत ही असफल प्रयास होगा। उभरती हुई सतह के नीचे एक चट्टान, एक खाई है। इससे बचने के लिए मेरा अनुमान है कि इसके चारों ओर घूमे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ग्लेशियस चुप हो गया। मुंह बंद करने से पहले उसका मुंह कुछ बार फिर खुला। कुछ मिनट बाद उन्होंने उदास मुस्कान के साथ कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो इस पर ध्यान से विचार करूंगा। यह उत्तर सुनकर क्लेन केवल एक मौन आह के साथ अपना सिर हिला सका। उन्हें एक दृष्टा की असहायता का एहसास हुआ। एक दृष्टा केवल सुझाव दे सकता है और दूसरों के लिए निर्णय नहीं ले सकता। जैसे ही दोनों पुखराज कक्ष से बाहर निकले, एंजेलिका वहां आए और बोली, मिस्टर मोरेटी, कोई आपकी भविष्यवाणी चाहता है। जब उसने ऐसा कहा तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसने मेरी सिफारिशें नहीं मांगी। नहीं, उसने एल्बम देखा। क्या मेरी प्रतिष्ठा फैल गई है? क्लेन हैरान होकर रिसेप्शन हॉल की ओर मुड़ा। क्लेन कुछ कदम आगे बढ़ा और ग्राहक को देखा। उन्होंने औपचारिक काला सूट और आधी टोपी पहन रखी थी। उसके हाथ में सोने से जड़ा हुआ लकड़ी का बेत था और उसके छोटे सुनहरे बाल किनारों से उभरे हुए थे। उसकी नाक बाज की चोंच की तरह जलमगन थी। एना की मंगेतर, जॉयस मेयर, जो एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरी। क्लेन, जिसने उसे स्वप्न में भविष्यवाणी करते हुए देखा था, ने तुरंत मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, शुभ दोपहर मिस्टर मेयर। शुभ दोपहर श्री मोरेटी। जॉयस ने अपनी टोपी उतार दी और अभिवादन में झुक गया। आपने अन्ना को जो सलाह दी उसके लिए धन्यवाद। वह आपकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सकती कि आप कितने चमत्कारी हैं। क्लेन ने हंसते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं बदला। आपको खुद को धन्यवाद देना चाहिए। आपके दृढ़ संकल्प और बेहतर कल की आशा के बिना आप इस तरह की कठिनाई से उबर नहीं पाते। खुशियों के आदान प्रदान के बाद क्लेन मन ही मन चुनने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या इसे आपसी पेशेवर लूटपाट के रूप में गिना जाता है? ईमानदारी से कहूं तो मुझे अभी भी अपना जीवित वापस आना एक सपना लगता है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भयानक परीक्षाओं की लहर के बाद भी बच गया हूं। जॉयस ने उदासी से अपना सिर हिलाया। क्लेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने उत्सुकता से पूछा, जब तुमने मुझे देखा तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं? क्या यह मेरी अनोखी नाक के कारण था या क्योंकि तुमने अनुमान लगाया था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा? मेरे पास आपकी विस्तृत जानकारी थी। यह एक दृष्टा के लिए पर्याप्त है। क्लेन ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, एक धोखेबाज की तरह व्यवहार करते हुए। जॉयस सचमुच स्तब्ध था। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद वह मुस्कुराया। श्री मोरेटी, मैं आपसे एक भविष्यवाणी का अनुरोध करना चाहता हूं। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। श्री क्लेन मोरेटी ने खुद को भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक दृष्टा के रूप में संबोधित किया था। एक दृष्टा। ठीक है, चलो पुखराज की ओर चलें। क्लेन ने इशारा किया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे एक लंबा काला वस्त्र पहनना चाहिए था। उन्होंने एक दृष्टा के रहस्य को उजागर करने के लिए अपने शब्दों को न्यूनतम रखने की कोशिश की। अटकल कक्ष में प्रवेश करने के बाद जॉयस मेयर ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया तो क्लेन ने उसकी ग्लेबिला को 2 बार टैप करने का अवसर जब्त कर लिया और अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय कर दिया। जॉयस बैठ गया और अपनी छड़ी उसके पास रख दी। उसने अपनी काली धनुष टाई खींची और कर्कश आवाज में कहा, मिस्टर मोरेटी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सपने की व्याख्या करें। सपनों की व्याख्या। क्लेन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि यह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था, लेकिन वह केवल पुष्टि के लिए कह रहा था। उन्होंने देखा कि जॉयस के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करने वाले रंग फीके थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आसन बीमारी का संकेत नहीं दिया। उसकी भावनाओं का प्रतीक रंग मुख्य रूप से नीला था और उसके अंधेरे से पता चलता था कि वह स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। जॉयस ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब से अल्फाल्फा एनमेट हार्बर पर पहुंचा है तब से मुझे हर रात एक ही भयानक सपना आता है। मुझे पता है कि यह कठिन परीक्षा के आघात से जुड़ा हो सकता है और मुझे एक मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे संदेह है कि यह कोई सामान्य सपना नहीं है। एक सामान्य सपने में निश्चित रूप से कुछ विवरण होंगे जो अलग अलग होंगे, भले ही वे हर रात दोहराए जाएं, लेकिन यह सपना कम से कम उन हिस्सों में स्थिर है जो मुझे याद है। एक दृष्टा के लिए इस प्रकार के सपनों को परमात्मा द्वारा दिए गए रहस्योद्घाटन के रूप में देखा जाता है। क्लेन ने कहा, आधा सांत्वना और आधा समझाते हुए। क्या आप मुझे सपने का वर्णन कर सकते हैं? जॉयस ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसने कहने से पहले एक पल के लिए गहराई से सोचा, मैंने सपना देखा कि मैं अल्फाल्फा से समुद्र में गिर रहा हूं। समुद्र गहरा लाल था, जैसे कि यह सड़ते हुए खून से भरा हो। जैसे ही मैं गिरा, मुझे एक व्यक्ति ने पकड़ लिया नाव।
मैं उसे पहचान नहीं सका, लेकिन इतना जानता हूं कि वह बहुत ताकतवर था और मैं एक व्यक्ति को समुद्र में गिरने से बचाने के प्रयास में उसे पकड़ रहा था। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, वह अल्फाल्फा का यात्री यूनिस किम था। उसके वजन और उसके संघर्ष के कारण मैं सहन नहीं कर सका। वजन के कारण मैं केवल अपने हाथ छुड़ा सका और उसे खून के समुद्र में समाते हुए देख सका। उस पर मेरे ऊपर वाले व्यक्ति ने भी अपना हाथ छोड़ दिया। मैंने कुछ पकड़ने की उम्मीद में अपनी बाहें फैलाई, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैं केवल तेजी से गिर सकता था। फिर मैं डर के मारे जाग उठा, मेरी पीठ और माथे पर पसीना आ गया था। क्लेन ने उसके माथे को पकड़ा और धीरे से थपथपाया जैसे कि वह सोच रहा हो। फिर उसने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और कहा, मिस्टर मैं दुर्स्वप्न, समान दुर्स्वप्न और बार बार दुर्स्वप्न, ये सभी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं और इनका एक समान स्रोत है। बार बार वही दुर्स्वप्न आना आपकी आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। ये ईश्वर द्वारा आपको दिया गया एक रहस्योद्घाटन भी है। जॉयस को भ्रमित देखकर उन्होंने विस्तार से कहा, कोई संदेह न करे, एक सामान्य व्यक्ति की आध्यात्मिकता भी अनुस्मारक देने में सक्षम है। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था अल्फाल्फा, लेकिन मैं देख सकता हूं कि यह खून और स्टील की त्रासदी थी। इसने आप पर गहरा आघात छोड़ा है। जॉयस को हल्का सा सिर हिलाते देख क्लेन ने आगे कहा, आप बहुत भयभीत हो गए होंगे, जहाज पर बहुत डरे हुए। ऐसी तीव्र भावनाओं से अभिभूत होने पर किसी व्यक्ति के लिए अपने अवलोकन कौशल को खोना आसान होता है। इस प्रकार ऐसे संकेत गायब हैं कि उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उन संकेतों को नहीं देखा है, बल्कि आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है, समझे? उपेक्षा की गई। आपके अवचेतन में, आपकी आध्यात्मिकता में जो विवरण आप भूल गए हैं वे सभी वैसे ही मौजूद हैं। यदि विवरण जिस चीज की ओर इशारा कर रहा है वह पर्याप्त महत्वपूर्ण है, तो आपकी आध्यात्मिकता आपको एक सपने के रूप में याद दिलाएगी। पहले मेरे पास भी भावना की उपेक्षा करने का ऐसा ही मामला था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि डायरी रे बीबर के पास थी, लेकिन मैं अधिक संवेदनशील था और आध्यात्मिकता मजबूत थी। मैं रहस्यवाद के बारे में भी अधिक जानकार था और इसलिए अधिक तेजी से निष्कर्ष निकाल सकता था। क्लेन कुछ सेकंड के लिए रुका और जॉयस मेयर की आंखों में देखा। क्या मिस्टर यूनिस किम, जिन्हें आपने खून के समुद्र में गिरने दिया था, ने आपसे नाव पर कुछ मांगा था, लेकिन अंततः अपने भाग्य से बचने में असमर्थ रहे? जॉयस ने अपने शरीर को अस्वाभाविक रूप से हिलाया। जवाब देने से पहले उसने कई बार अपना मुंह खोला। हाँ, लेकिन मुझे उस पर दया नहीं आती। शायद अब से कुछ दिन या एक हफ्ते बाद आप अखबारों में देखेंगे कि वह कितना क्रूर और दुष्ट था। उसने कम से कम 3 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी, और उसने एक बच्चे को प्रचंड समुद्र में फेंक दिया। उसने उन जंगली लोगों के एक समूह का भी नेतृत्व किया जिन्होंने अपनी तर्कसंगतता खो दी थी और नाव के यात्रियों और चालक दल का बेरहमी से नरसंहार किया था। वह षड्यंत्रकारी, मजबूत और दुष्ट था। न तो मेरी हिम्मत हुई और न ही मैं उसे रोक सका। मैं केवल अपनी जान गंवा सकता था। क्लेन ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, आपने जो किया उस पर मुझे संदेह नहीं है। फिर उन्होंने समझाया, लेकिन आपका सपना मुझे बता रहा है कि आप पछतावा और खेद महसूस कर रहे हैं। आपका मानना है कि आपको उस समय अपना हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। चूंकि आप मानते हैं कि उसकी हत्या करना न्याय का कार्य था, तो आप इसके लिए खेद और अफसोस क्यों महसूस कर रहे हैं? यहाँ तक कि आपको बार बार सपने आते हैं कि आप अपना हाथ छोड़ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता। जॉयस क्लेन ने भ्रमित होकर अपना सिर हिलाया। क्लेन ने अपने हाथों को मोड़कर अपनी ठुड्डी के नीचे रख लिया। उसने स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया। मैंने अभी जो वर्णन किया है उसे शामिल करते हुए ऐसा लगता है कि आप कुछ विवरण भूल गए हैं। उदाहरण के लिए, यूनिस किम ने जो कुछ भी उल्लेख किया, उसकी याचिका की सामग्री, जिस तरह से उसने खुद को प्रस्तुत किया, वगैरह। मैं आपके लिए उस घटना को याद नहीं कर सकता, इसलिए कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। कुछ भी नहीं है। वो तब बस इतना ही कह सका था, मुझे छोड़ दो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जॉयस ने हैरानी से बुदबुदाया। क्लेन को ठीक से पता नहीं था क्या हुआ, इसलिए वह केवल सपने से जो समझ आया उसके आधार पर उसका मार्गदर्शन कर सकता था। शायद आपको लगा कि यूनिस किम जीवित रहने के लिए अधिक उपयोगी था कि वह कुछ साबित कर सकता था या कुछ समझा सकता था। इससे पहले उन्होंने कहा, शायद मुझे अब भी लगता है कि अल्फाल्फा पर जो संघर्ष पैदा हुआ वह बहुत अचानक हुआ और बहुत तेजी से तीव्र हो गया। यह ऐसा था मानो हर किसी के दिल में निष्क्रिय बुराई नियंत्रित रूप से फूट पड़ी हो। यह बहुत असामान्य था, बहुत ही असामान्य। शायद मैं यूनिस किम से पूछताछ करना चाहता था कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, जैसे कि वह पहले से ही शैतान के वश में था। जॉयस का स्वप्निल वर्णन सुनने के बाद क्लेन को अचानक प्रेरणा का झटका लगा। वह रहस्यमय ढंग से धोखेबाज के अनूठे लहजे में बोला, नहीं, यही एकमात्र कारण नहीं है क्या? जॉयस हैरान लग रहा था। क्लेन ने अपने हाथ मोड़े और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसने सीधे जॉयस की आंखों में देखा और धीमे लेकिन सशक्त स्वर में कहा, न केवल आपको मामला असामान्य लगा, बल्कि आपने कुछ ऐसी चीजें भी देखी जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया। और इन चीजों को एक साथ रखने पर जिन्हें आपने नजरअंदाज किया, एक भयानक निष्कर्ष निकलता है। आपकी आध्यात्मिकता आपको बता रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर सबसे अधिक संदेह होना चाहिए, और वह व्यक्ति वही है जिसने आपको पकड़ लिया था, लेकिन अंततः सपने में अपना हाथ छोड़ दिया। आप अवचेतन रूप से उस पर संदेह नहीं करते हैं और इस प्रकार आप उसे पहचानने में असमर्थ होते हैं। वह आपका साथी है। उसने एक बार आपके भाग्य पर नियंत्रण कर लिया था, या हो सकता है उसने आपको पहले भी बचाया हो। जॉयस अचानक पीछे की ओर झुक गया, एक धीमी आवाज के साथ कुर्सी के पीछे जा गिरा। उसका माथा धीरे धीरे पसीने से लथपथ हो गया, उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। मैं इसे देख रहा हूँ। जॉयस अचानक शोर मचाते हुए खड़ा हो गया, जिससे उसकी कुर्सी लड़खड़ा गई और लगभग गिर गई। मिस्टर ट्रिस, उसने नाम बोलने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। वह गोल चेहरे वाला एक मिलनसार और शर्मीला छोटा लड़का था। वह नायक था जिसने जीवित बचे लोगों को बचाया। क्लेन ने जॉयस के विचारों को बाधित नहीं किया। वह झुक गया, थोड़ा पीछे लौटा और प्रतीक्षा की। जॉयस की अभिव्यक्ति कई बार बदली, अंततः सामान्य हो गई, जिसमें थोड़ा पीलापन था। उसने एक उदास मुस्कान प्रकट की। मेरे सपने की व्याख्या करने के लिए धन्यवाद। शायद मेरे लिए पुलिस स्टेशन जाने का समय हो गया है। उसने अपना चमड़े का बटुआ निकाला और उसमें से एक नोट निकाला। मुझे नहीं लगता कि पैसा पूरी तरह से आपके मूल्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और मैं केवल आपको दे सकता हूं आपने जो कीमत मांगी है। यह आपके लिए है। जॉयस ने नोट को क्लेन की ओर बढ़ाया। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर आप मुझे 10 पाउंड देते। 1 सोली, आप निश्चित रूप से अपने मंगेतर की तरह हैं।
क्लेन ने एक धोखेबाज के रूप में अपनी रहस्यमय छवि बरकरार रखी और कुछ नहीं कहा, नोट दबाते हुए मुस्कुराते हुए। जॉयस ने एक गहरी सांस ली, अपनी टोपी पहनी और दरवाजे की ओर चलने लगा। जैसे ही वह दरवाजा खोल रहा था, वह अचानक पीछे मुड़ा और ईमानदारी से कहा, धन्यवाद मास्टर मोरेटी। मास्टर। क्लेन खुद पर हंसा। उसने जॉयस को भविष्यवाणी कक्ष से बाहर निकलते देखा और चुपचाप खुद से कहा, अल्फाल्फा पर जो कुछ भी हुआ वह असाधारण लगता है। काश कैप्टन यहाँ होता, वह जो कुछ भी हुआ उसे समझ पाता। जॉयस मेयर के सपने। मंगलवार को भोर में महारानी ऑड्रे जो पहले जाग गई थी, उसने अपनी गोल्डन रिट्रीवर सूसी को इशारा किया। उसने गंभीर स्वर में कहा, सूसी अब तुम भी एक ब्यूरो हो। हम एक ही तरह के हैं। ओह नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। बाद में दरवाजे की रखवाली करना और किसी को मुझे परेशान न करने देना। मुझे एक अनुष्ठान करना है। सूसी ने अपनी मालकिन की ओर देखा और गुस्से में अपनी पूंछ हिला दी। अपने गोल्डन रिट्रीवर सूसी को निर्देश देने के बाद ऑड्रे चिंतित लग रही थी। वह भी अनिश्चित थी कि अनुष्ठानिक जादू का परिणाम कुछ अजीब होगा या नहीं। आइए ऐसा करें। उसकी आंखें शांत हो गईं और उसने काल्पनिक प्रक्रिया को देखने के लिए एक दर्शक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग किया। जल्द ही वह एक नई व्यवस्था में आ गई। ऑड्रे ने अपने शयनकक्ष का दरवाजा खोला और सूसी से कहा, सूसी यहाँ बैठो। अगर एनी और बाकी लोग जबरन अंदर घुसने की कोशिश करें तो तुरंत मुझे सूचित करने के लिए बाथरूम में जाएं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसकी निजी नौकरानी के पास उसके दरवाजे का ताला खोलने की चाबी थी। सूसी ने रहस्यमय दृष्टि से उसकी ओर देखा और 3 बार अपनी पूंछ हिलाई। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें आज दोपहर के भोजन के लिए कुछ भी चुनने दूंगा जो तुम चाहते हो। ऑड्रे ने धीरे से अपनी मुट्ठी थपथपाई। सूसी को समझाकर वह बाथरूम में घुस गई। चौकोर बाथटब प्रत्येक तरफ 3 से 4 मीटर का था। उसमें साफ पानी धीरे धीरे लहर रहा था और उसमें से भाप निकल रही थी। ये काफी स्वप्निल दृश्य था। ऑड्रे ने एक आयताकार मेज को साफ किया जिस पर कई बोतलें रखी हुई थीं। फिर वह वापस बाहर गई और मोमबत्तियां, बलि की वस्तुएं और एक सफेद वस्त्र ले आए। इसके तुरंत बाद उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ हो जाने के बाद ऑड्रे ने राहत की सांस ली और 4 मोमबत्तियों के पास एक पारदर्शी हल्के नीले रंग की बोतल उठाई। बेलनाकार बोतल रोशनी के नीचे स्वप्न में चमक रही थी। इसमें वह सार तेल था जिसे उसने कल एक मिश्रण से आसुत किया था। रहस्यवाद की प्रशंसक होने के नाते उनके पास ऐसी वस्तुओं के संबंध में शोध की कोई कमी नहीं थी। उसके पास कई अलग अलग प्रकार की शुद्ध औषध, फूलों का सार, इत्र, आवश्यक तेल और धूप थी जिसे वह घर पर खुद बनाती थी। इस प्रकार उसने द फूल के निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। चांद के फूल, सोने की पुदीना, नीम के फूल, फिंगर्ड सिट्रोन और रॉक गुलाब। क्या अजीब मिश्रण है। ऑड्रे धीरे से बुदबुदाया। ओह, अनुष्ठानिक जादू में संलग्न होने से पहले किसी को अपने शरीर को शुद्ध करना होगा और अपने मन को शांत करना होगा। ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा का एक रूप है। ओह, लक्ष्य के प्रति। जैसे ही वह अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया से गुजरी, उसने अनुष्ठान के आवश्यक तेल को अपने बाथटब के बगल में रख दिया। वह आगे बढ़ी और उसने घर पर जो पहना था उसे उतारना शुरू कर दिया। उसके रेशमी कपड़ों के टुकड़े एक के बाद एक कपड़े धोने की टोकरी में गिरते गए। ऑड्रे ने अपने बालों का जूड़ा बना लिया और अपने हाथ से पानी के तापमान का परीक्षण किया। फिर उसने सावधानी से बाथटब में कदम रखा जिससे उसका शरीर धीरे धीरे पानी के गर्म आलिंगन में डूबने लगा। ओह, उसने खुद को पूरी तरह से गर्म पाते हुए आराम से सांस छोड़ी। उसे असामान्य रूप से आराम महसूस हुआ। मैं एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहता। ऑड्रे ने जबरदस्ती खुद को बाहर निकाला और अपने बगल में पारदर्शी हल्के नीले रंग की बोतल पकड़ ली और पानी में कुछ बूंदें टपका दी। सुगंध की एक लहर फैल गई जिसने सन्नाटे को एक ताजगी भरी गंध से भर दिया। ऑड्रे ने कुछ बार सांस ली और संतुष्टि में सिर हिलाया। बुरा नहीं, इसकी खुशबू सचमुच अच्छी है। कितना आराम है, कितना आरामदायक। मैं बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहती। मैं बस यही चाहती हूँ कि यहीं चुपचाप पड़ी रहूं। चुप, मौन में, मौन, मौन। अपनी सुध-बुध खोने के बाद समय ऑड्रे ने अचानक भौंकने की आवाज सुनी। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। अचंभित होकर उसने अपनी तरफ देखा। उसे पता ही नहीं चला कि सूसी कब दरवाजा खोलकर अंदर आई। वह बाथटब के बाहर बैठी थी और उसे हताश नजर से देख रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखों के कोनों को रगड़ा, ऑड्रे को लगा कि पानी काफी हद तक ठंडा हो गया है। क्या वह सो गई? उसने अवचेतन रूप से बिना भौंके या अपनी पूंछ हिलाए उसकी ओर देखा। हाँ, अनुष्ठान की उस बोतल का प्रभाव आवश्यक तेल निश्चित रूप से बढ़िया है। हाँ, वास्तव में बहुत बढ़िया। प्रसन्न स्वर में समझाते हुए ऑड्रे ने सूखी हंसी उड़ाई। वह खड़ी हुई, एक तौलिया लिया और अपने शरीर को लपेटते और पोंछते हुए अपने बगल में गोल्डन रिट्रीवर से कहा, सूसी, निगरानी रखना जारी रखो। एनी और बाकियों को अंदर मत आने दो। केवल जब गोल्डन रिट्रीवर चला गया तो उसने चुपके से अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने अपना तौलिया एक तरफ फेंक दिया और एक साफ सफेद वस्त्र पहन लिया। बाथरूम का दरवाजा बंद करने के बाद ऑड्रे को अपने द्वारा की गई रस्म याद आया। उसने 4 मोमबत्तियां उठाई और उन्हें मेज के चारों कोनों पर रख दिया। ऊपरी बाएं कोने पर एक पाव सफेद ब्रेड, ऊपर दाएं कोने पर फेना पॉट नूडल्स का एक कटोरा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन ये थोड़ा ठंडा था। नहीं, यह इस बारे में सोचने का समय नहीं है। निचले बाएं कोने में पीला और नीचे दाईं और देसी पाए। ऑड्रे ने इस प्रक्रिया के दौरान 2 बार अपना सिर हिलाते हुए द फूल के विवरण के अनुसार वेदी स्थापित की तैयारी पूरी करने के बाद उसने अपनी 4 मोमबत्तियां जलाईं। उसने एक चांदी का चाकू उठाया और उसे मोटे नमक के ढेर में घोंप दिया। हर्मीस में पवित्र मंत्र सुनाने के बाद ऑड्रे ने सुंदर पैटर्न वाला चाकू उठाया और उसे एक भरे हुए कप में रख दिया, साफ पानी के साथ। अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिकता को उगलने और फैलाने के लिए चांदी के पवित्र ब्लेड को बाहर निकाला। जैसे ही ऑड्रे ने चाकू पकड़ा और वेदी की एक बार परिक्रमा की, अदृश्य ऊर्जा बाहर निकली। जब उसे लगा कि उसके चारों ओर आध्यात्मिकता की दीवार पूरी तरह से खड़ी हो गई है, तो उसने सारी अस्वच्छता और विकर्षणों को बाहर निकाल दिया। अपनी दर्शक स्थिति को बनाए रखते हुए उसने अपने उत्साह और आनंद को अनुष्ठान को प्रभावित करने से रोका। उसने चांदी का चाकू नीचे रखा और छोटी हल्की नीली क्रिस्टलीय बोतल उठाई और प्रत्येक मोमबत्ती पर एक बूंद टपका दी। चिटकना। जैसे ही ऑड्रे के शरीर, हृदय और आत्मा को शांति प्राप्त हुई, एक हल्की सी सुगंध आने लगी। उसने श्रद्धा से अपना सिर नीचे करके एक सांस ली और हर्मीस में मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। वह मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है। आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं।
आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्य का स्वामी है। मैं आपकी मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी प्रेमपूर्ण कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सपना दें। चंद्रमा का फूल, एक जड़ी बूटी जो लाल चंद्रमा से संबंधित है, कृपया मेरे मंत्रोच्चार के लिए अपनी शक्तियां प्रदान करें। मंत्रोच्चार और अपनी विनती की विषय वस्तु को समझने की आशा करते हुए उसे लगा कि आध्यात्मिकता की दीवार के भीतर हलचल हो रही है। उसने अपने हाथ के पीछे एक गहरे लाल रंग का सितारा घूमते हुए देखा और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल को शांत किया। ईमानदारी से विनती करें। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने आश्चर्यजनक रूप से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या ये सब है? ऑड्रे ने फुसफुसाते हुए अपनी भौहें हल्की सी मोड़ ली। पीले और काले रंग का राजा जो सौभाग्यशाली है, वह मूर्ख जो इस युग से संबंधित नहीं है। ब्लू एवेंजर के कैप्टन केबिन में अल्जीर विल्सन अपने तूफानी वस्त्र में चुपचाप वर्णन की 3 पंक्तियों का पाठ कर रहा था जो उसने दोपहर में सुना था। वह खोजने का प्रयास कर रहा था, इसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान के सुराग मिले। उसने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से परेशान होकर खड़ा हो गया, लेकिन अंततः कुछ नहीं किया। ब्लू एवेंजर, एक प्राचीन जहाज जो ट्यूडर राजवंश का अवशेष था, के अंदर अल्जीरिया सहज नहीं था। हालांकि वह पहले से ही जहाज के नियंत्रण में था, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि रक्त सम्राट की तरह अभी भी कई छिपे हुए रहस्य थे। इसलिए उसने द फूल की शक्तियों का परीक्षण करने के लिए जहाज का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन जहाज पर अज्ञात अनुष्ठानिक जादू का प्रयास नहीं करना चाहता था। कैप्टन के केबिन को छोड़ने और डेक पर जाने से पहले एल्गर ने कुछ मिनट तक चिंतन किया। उन्होंने कुछ नाविकों से कहा, हम जल्द ही रोस्टेड द्वीप समूह पहुंचेंगे। हम एक दिन के लिए वहां लंगर डालेंगे। नाविक तुरंत खुश हो गए और उन्होंने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, धन्यवाद आपकी कृपा। चूंकि भूख जहाज को नाविकों की आवश्यकता नहीं थी, जहाज पर बहुत कम नाविक थे। ताजे भोजन और साफ पानी का आनंद लेने में सक्षम होने के कारण उनकी आपूर्ति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि समुद्र में दिन ब दिन यात्रा और लगभग अंतहीन विस्तारों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे हमेशा दमित थे और कुछ न कुछ सहन करते रहे जब तक कि उन्होंने नियंत्रण नहीं खो दिया। जहां तक रोस्टेड द्वीप समूह का प्रश्न है, ये सोनिया सागर पर एक प्रसिद्ध उपनिवेश था। उनका व्यवसाय फल फूल रहा था और उनके पास सभी प्रकार के उद्योग थे। मैं बस इंतजार नहीं कर सकता। चालक दल के एक सदस्य ने अपने कूल्हों को हिलाया और एक अर्थपूर्ण हंसी उड़ाई जिसे सभी लोग समझ जाएंगे। जॉटलैंड स्ट्रीट की ओर जाने वाली सार्वजनिक गाड़ी पर क्लेन, जो इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा था, अचानक झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अलौकिक आवाज सुनाई दे रही हो जो उसे बुला रही हो। जब उसका माथा अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था तो उसके मन में निराकार बड़बड़ाहट गूंज रही थी। कॉलिंग का जो कंटेंट सुना नहीं जा सका, वह जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी गया। केवल 10 सेकंड में वह चला गया। क्लेन ने अपने माथे पर चुटकी ली और अपने मस्तिष्क की गहराई में धड़कते दर्द का विरोध किया। क्या यह अज्ञात अस्तित्व की बड़बड़ाहट है जिसका और नील ने उल्लेख किया है? बड़ी हुई आध्यात्मिक अनुभूति का परिणाम। क्लेन के दिमाग में विचार कौंध गए जब उसने अचानक देखा कि उसके दाहिने हाथ के पीछे 4 काले बिंदु दिखाई दिए। वे छोटे छोटे अगोचर छछूंदरों की तरह थे। भाग्य वृद्धि अनुष्ठान से उपजे 4 काले बिंदु जल्दी ही डूब गए, धुंधले हो गए और गायब हो गए। क्लेन ने इसे आश्चर्य से देखा और जो कुछ हुआ उसके बारे में अतिरिक्त अनुमान लगाया। जस्टिस या द हैंडमैन ने मेरे द्वारा दिए गए अनुष्ठानिक जादू का प्रयास किया है। क्या मेरे विचार का क्रम सही था? उन 3 विवरणों ने भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय स्थान के माध्यम से सटीक रूप से मेरी ओर इशारा किया है। लेकिन मैं पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं हूं। मैं उनके अनुरोधों की सामग्री नहीं सुन सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या जानकारी भूरे कोहरे के ऊपर संग्रहित है। हाँ, मुझे आज रात प्रवेश करके इसकी पुष्टि करनी चाहिए। क्लेन को थोड़ा परेशान और उत्तेजित महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना अखबार उठाया और अपना चेहरा छिपा लिया, जिससे कोई भी उसके हाव भाव में आए बदलावों को नहीं देख सका। जल्द ही वह जॉटलैंड स्ट्रीट पहुंचे और ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में प्रवेश किया। इससे पहले कि वह रोजन का अभिवादन कर पाता, क्लेन ने कप्तान डन स्मिथ को बाहर जाते देखा। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर एक चित्र था। गिरफ्तारी के इस आंतरिक वारंट पर एक नजर डालें। एक बहुत ही क्रूर और शातिर बियोडर ने टिंडिन में प्रवेश किया है। अपना काला विंडब्रेकर पहने बिना टोपी वाले डन ने अपनी निगाहें उधर घुमाई और कागज का टुकड़ा आगे बढ़ा दिया। क्लेन ने इसे प्राप्त किया और पहली चीज जो उसकी दृष्टि में आई वह एक पोर्ट्रेट स्केच थी। स्केच गोल चेहरे वाले लड़के का था। वह शर्मीले स्वभाव के साथ मिलनसार लग रहा था और काफी युवा था, शायद लगभग 18 या 19 साल का। ट्रिस, एक संदिग्ध बियोंडर। प्रारंभिक अनुमान यह है कि वह सीक्वेंस आर्ट इंस्टिगेटर है और हम इस संभावना को खत्म नहीं कर रहे हैं कि थियोसोफी ऑर्डर इसके पीछे है। अल्फाल्फा के नरसंहार के पीछे अपराधी। एक गवाह की गवाही के अनुसार वह हैंडमेड हार्बर छोड़ने के बाद टिंगन आए। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। ट्रिस, अल्फाल्फा, ये वास्तव में एक बियोंडर द्वारा किया गया अपराध है। क्लेन को अचानक कल दोपहर की स्वप्न व्याख्या और जॉयस मेयर का विवरण याद आया। उन्होंने तुरंत कहा, कैप्टन, मैं गवाहों में से एक को जानता हूं। वह एक महत्वपूर्ण गवाह हो सकता है। मुझे पता है, जॉयस मेयर। कल रात मशीनरी हाइव माइंड ने मेरी मदद का अनुरोध किया था। मैंने आपको जॉयस के सपने में देखा था। कई विवरणों से पुष्टि हुई है कि अल्फाल्फा त्रासदी ट्रिस का परिणाम थी। हंसते समय डन की भूरी आंखें शांत दिख रही थी। कितना अरुचिकर, कैप्टन। शुक्र है कि कल मेरा आराम का दिन था और मैं काम के घंटों के दौरान दृष्टा के रूप में अभिनय नहीं कर रहा था। क्लेन चिढ़ गया। वह बमुश्किल अपने वरिष्ठ द्वारा स्काइविंग पकड़े जाने की भयावहता से चूप आया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, कौन सा अनुक्रम मार्ग इंस्टिगेटर है? थियोसोफी ऑर्डर किस प्रकार का संगठन है? क्या दूसरों को एक दूसरे को मारने के लिए उकसाना वही तरीका था जिसका इस्तेमाल ट्रिस ने औषधि के दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए किया था, या क्या यह आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता थी? डन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, संयोग से अब आपके लिए बियोंडर्स और रहस्यमय संगठनों के बारे में प्रासंगिक जानकारी जानने का समय आ गया है। ओल्ड नील द्वारा आपको हर समय ऐतिहासिक दस्तावेज पढ़ते रहने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। कैप्टन, क्या मुझे आपके इतिहास विशेषज्ञ के रूप में भर्ती करने का कारण नहीं था? क्लेन ने समस्या बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। डन द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज के साथ क्लेन भूमिगत हो गया और शस्त्रागार में बदल गया। डन सही है। अब समय आ गया है कि आप विभिन्न बियोंडर्स और विभिन्न गुप्त संगठनों को समझें।
काले रंग का क्लासिक गाउन पहने ओल्ड नील ने नोट पढ़ा तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने कप्तान के फैसले का समर्थन किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, आखिरकार आप कल रात मेरे साथ भूमिगत बाजार में जाएंगे। कल रात? पुष्टि करने के लिए पूछने पर क्लेन ने अपना सुखद आश्चर्य नहीं छिपाया। ओल्ड नील ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कर्ज में डूबे होने पर सो नहीं पाता। मैं हमेशा उन्हें जल्द से जल्द निपटाना चाहता हूं। आप पहले ऐसा व्यवहार करते नहीं दिखते थे। आपने समस्या को हल करने के लिए कर्मकांडीय जादू का उपयोग करने से पहले इसे अंतिम क्षण पर छोड़ दिया। तो मैं टालमटोल से पीड़ित एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं। रुकिए, क्या भुगतान करने के लिए पैसे खर्च करने से डरने की व्यंजना करने की आवश्यकता है? क्लेन ने ओल्ड नील को उजागर नहीं किया और इसके बजाय आग्रह किया, मिस्टर नील, मैं आपको चाइनीज गेट से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए परेशान करूंगा। शस्त्रागार में अधिकतर पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक दस्तावेज थे। ब्यूरोज और रहस्यमय संगठनों से जुड़े दस्तावेज थे, लेकिन संख्या में कम। इसके अलावा वे अधिकतर बुनियादी ज्ञान वाले थे। ओल्ड नील ने धीरे से हाथ से पिसी हुई कॉफी का एक घूंट लिया और अपने होठों को थपथपाया। फिर वह हस्ताक्षरित और मुद्रांकित दस्तावेज के साथ शस्त्रागार से बाहर चला गया। क्लेन ने अपनी ओर से उस स्थान को देखा। लगभग 10 मिनट बाद ओल्ड नील दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर लेकर लौटा। उन्हें केवल यही पढ़ा जा सकता है, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, उन्होंने डेस्क पर जानकारी रखते हुए चेतावनी दी। ठीक है, क्लेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तेजी से पन्ने पलटे और सामान्य तौर पर पढ़ा। बहुत विस्तृत, जैसा कि नाइटहॉक्स के आंतरिक दस्तावेजों से अपेक्षित था, जैसा कि 4000 साल या उससे भी अधिक इतिहास वाले चच से अपेक्षित था। क्लेन ने दस्तावेजों पर नजर डालते हुए अंदर ही अंदर आह भरी। दस्तावेजों ने न केवल विभिन्न गुप्त संगठनों का परिचय दिया, बल्कि कई अनुक्रम मार्गों को भी सूचीबद्ध किया। ये बहुत संपूर्ण था। उनमें से कुछ ने केवल संबंधित अनुक्रम का औषधि नाम लिखा, जबकि अन्य ने केवल संबंधित अनुक्रम की बियोटिक क्षमताओं का वर्णन किया। कुछ पूरी तरह से गायब थे और खाली छोड़ दिए गए थे। अपने उत्साह को रोकते हुए क्लेन को सीक्वेंस मार्ग मिला जो सिर की ओर जाता था। उसने पन्ने पलटे और जल्द ही उसे एक परिचित शब्द मिल गया। फिर उसकी प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति तुरंत थम गई, क्योंकि सिर के बाद कोई संबंधित औषधि का नाम नहीं था। अनुक्रम 7 और 8। शुक्र है, निम्नलिखित 2 अनुक्रमों की क्षमताएं मौजूद हैं। क्लेन ने चुपचाप सांस छोड़ते हुए अपने मन को शांत किया और विवरण को गंभीरता से पढ़ा। अनुक्रम 8, औषधि का नाम अज्ञात है। संबंधित बियोटिक चालाकी से लड़ने में अच्छा है और बहुत चालाक है। चालाकी से लड़ने में अच्छा, यह दृष्टा की अगली उन्नति है। यह अजीब क्यों लगता है? मैं शिकारी नहीं हूँ। क्या मैं हाथापाई करने वाला जादूगर बनने जा रहा हूँ? धूर्तता का क्या मतलब है? मेरी बुद्धि बड़ी है, जिससे मैं शत्रु को मूर्ख बनाने में कुशल हो गया हूँ। क्लेन स्तब्ध था। उन्हें यह भी संदेह था कि नाइटहॉक्स की जानकारी गलत थी। इसमें संबंधित केस अध्ययन संलग्न थे, लेकिन बार बार पढ़ने के बावजूद उन्हें कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। जैसे ही अनुक्रम 7 का वर्णन उसकी आंखों में आया, उसने अपनी निगाहें नीचे झुका ली। पोषण का नाम अज्ञात है। संबंधित बियॉन्ड कई मंत्रों में अच्छा है जिन्हें तुरंत डाला जा सकता है। किसी के शरीर के कौशल और अलौकिक शक्तियों को एक में मिला देता है। यह इसके जैसा है। एक दृष्टा की उन्नति इस तरह होनी चाहिए। क्लेन ने एक आह भरी राहत की बात है कि अनुक्रम 7 के मामले के अध्ययन को देखने के बाद उन्होंने मार्ग के समग्र विवरण पर अपनी नजर डाली। यह अनुक्रम मार्ग सबसे पहले सोलोमन साम्राज्य के जरातुल परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। चौथे युग के संघर्षों के दौरान परिवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। परिवार का नाम 5वें युग के इतिहास में कभी कभी सुना गया था। इसके प्राचीन संगठन गुप्त आदेश से जुड़े होने का संदेह है। जरातुल, इस नाम को देखकर क्लेन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अभी अभी इस नाम को प्रकट होते देखा था, कल दोपहर सम्राट रोसेले की डायरी के बचे हुए पन्नों में। रोसेले का अभिनय जरातुल नामक रहस्यमय व्यक्ति के एक अनुस्मारक से आया था। उस रहस्यमय जरातुल के कारण सम्राट रोसेले को दृष्टा में न चुनने का पछतावा हुआ, इसलिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ, जिससे मैं एक दृष्टा बन गया। यह अभिनय को दृष्टा के आलिंगन में वापस लाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सब पूर्व निर्धारित था और महसूस किया कि चीजें कुछ हद तक तार्किक श्रृंखला से अलग थी। उसे नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत था। हालांकि रहस्यवाद के क्षेत्र में पूर्व नियति अक्सर चीजों को प्रकट करती है और इसमें नई समस्याएं शामिल होती हैं। इसके अलावा स्थानांतरण काफी चौंकाने वाला मामला है। ये सिर्फ भ्रमित करने वाला है, और जिस व्यक्ति को मैंने देखा है उसने प्रतिबद्ध होने की कोशिश की है। गुप्त आदेश की नोटबुक खो जाने के कारण आत्महत्या। क्लेन ने काफी देर तक सोचा और उसके पास कई अनुमान थे, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए आवश्यक जानकारी का अभाव था। ओफ! सूचना को बार बार पढ़ने के बाद अंततः उसने अपने विचारों को दबा दिया और अन्य रिकॉर्ड पढ़े। उन्होंने सबसे पहले नाविक अनुक्रम पाया और पाया कि यह वास्तव में तूफानों के भगवान का था। एक पुराने प्रतिद्वंद्वी के लिए जिसका उन्होंने शायद 2 से 3 हजार वर्षों से अधिक समय से सामना नहीं किया है। नाइटहॉक्स के आंतरिक रिकॉर्ड काफी विस्तृत थे। अनुक्रम 8, क्रोध के लोग। प्राचीन नाम विंडस्टॉर्म के संरक्षक। संबंधित बियोडर क्रोधित होने पर सामान्य सीमा से अधिक कई बार कर सकता है। उनकी ताकत और गति बहुत बढ़ जाती है। उनका सामना करना एक तूफान का सामना करने जैसा है। अनुक्रम 7, नाविक। प्राचीन नाम विंडस्टॉर्म पुजारी। संगत बियॉन्डर खगोल विज्ञान और भूगोल के भी विद्वान हैं। उन्हें चुंबकीय क्षेत्र, समुद्री धाराओं, हवा की दिशा और बादलों की सहज समझ होती है। नाविक के साथ एक नाव समुद्र में कभी नहीं खोती है। वे महासागरों से और भी अधिक प्यारे होते हैं और समुद्र में हर पहलू में वृद्धि हासिल करते हैं। वे पानी के मित्र हैं। वे आधे घंटे से अधिक समय तक पानी के भीतर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। वे सीमित संख्या में पानी से संबंधित जादू कर सकते हैं। कुछ उनकी अपनी क्षमताओं का परिणाम है और कुछ उनकी अपनी क्षमताओं का परिणाम है, उदाहरण के लिए तूफानों का देवता। अनुक्रम 7 का नाविक बहुत शक्तिशाली है। क्लेन ने गहरी सोच में सिर हिलाया। उन्हें संदेह था कि द हैंडमैन नाविक नहीं तो विंडस्टॉर्म का संरक्षक था। वह हाल ही में जिस तरह से आगे बढ़ा है उससे यह अधिक संभावना है कि वह बाद वाला था। इससे एक तरह से यह भी संकेत मिलता है कि द हैंडमैन या तो मैंडेटेड फिनिशर का सदस्य था या एक समुद्री डाकू था जिसे चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स द्वारा गुप्त रूप से अवशोषित कर लिया गया था। प्रभावशाली, प्रभावशाली। क्लेन ने कुछ पन्ने पलटे और स्पेक्टेटर की उन्नति पाई। उन्होंने पाया कि विवरण वही है जो द हैंडमैन ने कहा था।
अनुक्रम 9 दर्शक एक दृष्टा की तरह था। उनके पास प्रत्यक्ष युद्ध के साधनों का अभाव था और वे केवल जानकारी प्राप्त करने, लक्ष्य के वास्तविक विचारों को एकत्रित करने के लिए लक्ष्य का निरीक्षण कर सकते थे। ऐसा करने से वे परिस्थितियों को अपनी इच्छानुसार विकसित करने के लिए सूक्ष्म प्रभाव और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। अनुक्रम 8 टेलीपैथिस्ट स्पेक्टेटर की उन्नति थी। उनका अवलोकन केवल सतही विवरण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि किसी की आभा, ईथर बॉडी या अन्य रहस्यमय डोमेन में गहराई से था। दोनों के संयोजन ने टेलीपैथिस्ट को किसी व्यक्ति के विचारों को सटीक रूप से समझने की अनुमति दी, जैसे कि वे उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं। उनके सामने कोई भी राज रखना मुश्किल था। अनुक्रम 7 के मनोचिकित्सक, जिन्हें मानस विश्लेषक के रूप में भी जाना जाता था, ने अनुक्रम 8 की नींव के ऊपर और अधिक संवर्धन किया था। वे किसी लक्ष्य को सीधे प्रभावित करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी लक्ष्य की उन्मत्त समस्याओं का इलाज कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से उन्हें उन्मत्त बना सकते हैं और उनका कारण खो सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है। विवरण पढ़ने के बाद क्लेन ने एक तर्कसंगत निर्णय लिया। सभा के सदस्यों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को समझने के बाद वह भाप और मशीनरी के भगवान के चर्च की ओर रुख किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सम्राट रोसेले ने उनके सावंत अनुक्रम को चुना था। अनुक्रम 9 सावंत। संबंधित बियोडर का मानना है कि ज्ञान ही शक्ति है। उन्हें अलौकिक की एक मोटी समझ है, लेकिन वे एक्वारेजिया, नाइट्रोग्लिसरीन और जटिल बोल्ट और गियर के बारे में अधिक जानकार हैं। ऐसा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सम्राट रोसेले ने कहा कि यह औषधि उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिससे उसे अपने लाभ को पूरी तरह से दबाने की अनुमति मिलती है। क्लेन पूरी तरह से समझ गया और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। कई केस अध्ययनों के बाद संबंधित अनुक्रम 8 अंततः क्लेन की दृष्टि में प्रकट हुआ। पुरातत्वविद, उनके पास इतिहास और बाहरी अस्तित्व के साथ साथ खंडहरों के बारे में निश्चित ज्ञान का अच्छा ज्ञान है। उनके पास पर्याप्त मजबूत शरीर और हर चीज का सामना करने की क्षमता है। अनुक्रम 7 मूल्यांकनकर्ता। वे सहज रूप से समझ सकते हैं सबसे असाधारण वस्तुओं की शक्तियां और समस्याएं, और खतरे को न्यूनतम स्तर पर रखते हुए उनका उपयोग कर सकते हैं। चूंकि क्लेन की सुरक्षा मंजूरी अपर्याप्त थी, उसके पास केवल 7 तक अनुक्रम पद तक पहुंच थी। इससे वह थोड़ा निराश हो गया, लेकिन वहां था इसके आसपास कोई अन्य रास्ता नहीं है। वह केवल ये चाहते थे कि बैकलन जल्दी से सीलबंद कलाकृति 2049 भेज देता कि यह निर्धारित किया जा सके कि रेबीबर एंटिगोनस परिवार का वंशज था या नहीं। इस तरह उसके पास औपचारिक सदस्य बनने और उच्च सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने का मौका होगा। खुद को इकट्ठा करते हुए क्लेन ने सामग्री को शुरू से अंत तक गंभीरता से पढ़ा। वह जानता था कि कॉप्स कलेक्टर के बाद के अनुक्रम रेवेडिगा और स्पिरिट मीडियम थे। वह ये भी जानता था कि मिस्ट्री प्रायपद के अनुक्रम 8 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। न केवल औषधि का कोई नाम था, बल्कि विवरण भी खाली छोड़ दिया गया था। उस पद के अनुक्रम 7 का एक नाम था, वॉलोक। प्रभावशाली लगता है। क्लेन ने धीरे से पृष्ठ पलटा और अप्रेंटिस और मैराउडर को देखा, जिसके बारे में सम्राट रोसेले के मन में लंबे समय से विचार थे। उनके रिकॉर्ड केवल अनुक्रम 8 तक पहुंचे और इससे अधिक कुछ नहीं। अनुक्रम 9 प्रशिक्षु। उनकी क्षमताएं अजीब हैं। ये केवल पुष्टि की जा सकती है कि यह एक जादूगर का मूल मार्ग है। वे शायद ही कभी फंसते हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। वे अक्सर भागने में सक्षम होते हैं और हर बार बाधाओं से गुजरते हैं। अनुक्रम 8 ट्रिकमास्टर। वे सभी प्रकार के अजीब लेकिन नपुंसक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। अनुक्रम 9 लुटेरा। इन बियॉन्डर्स को सामान्य डाकुओं या चोरों से अलग करना मुश्किल है। शायद उनके पास उपलब्ध साधन अधिक प्रभावशाली हैं, लेकिन धन चुराने का उनका लक्ष्य आनंद या अस्तित्व के लिए नहीं है। ये किसी कॉलिंग का उत्तर देने जैसा है। अनुक्रम 8 ठग। हमने धोखाधड़ी की जांच में बियॉन्डर्स के निशान भी खोजे हैं। उन्हें ठगी से आनंद मिलता है। ठगी से आनंद प्राप्त करें, यह एक अलग रूप में अभिनय है ना? अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं अप्रेंटिस चुनता, क्लेन ने चुपचाप खुद से कहा। अचानक उन्हें अल्फाल्फा त्रासदी के अपराधी ट्रिस इंस्टिगेटर की संबंधित अनुक्रम औषधि की खोज हुई। अनुक्रम 8 भड़काने वाला। वे लोगों के दिलों में गहरी बुरी इच्छाओं को भड़काने, विरोधाभास पैदा करने और संघर्ष भड़काने में माहिर हैं, जिसके परिणामस्वरूप खूनी नरसंहार होता है। विवरण पर्याप्त विस्तृत नहीं है। देखने में नाइटहॉक्स इस औषधि की क्षमताओं को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, लेकिन यह अल्फाल्फा त्रासदी की विशेषताओं से मेल खाता है। क्लेन ने अपनी निगाहें ऊपर उठाई और इंस्टिगेटर के लिए संबंधित अनुक्रम 9 पढ़ा। अनुक्रम 9 हत्यारा। थोड़े समय में अपने शरीर को बदल सकता है और पंख की तरह हल्का हो सकता है। वे बाज के बराबर दृष्टि का भी उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक हत्यारा छाया में छिपने में माहिर है। उनके पास कुशल कदम है और एक झटके में अपनी सारी ताकत छोड़ने की क्षमता रखते हैं। विवरण पढ़ने के बाद क्लेन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हत्यारा। हत्यारे से उन्नति भड़काने वाली है। यह उन्नति उतनी ही अजीब है जितनी कि एक दृष्टा उस वर्ग में आगे बढ़ता है जो चालाकी से लड़ने में अच्छा है। कुछ अनुक्रम पद बहुत ही सामान्य तरीके से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि स्पेक्टेटर। फिर भी ऐसे अनुक्रम मार्ग हैं जो अंतर्ज्ञान और तर्क का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। खैर, यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता है। शायद मैंने कुछ छुपे हुए सामान्य बिंदुओं की खोज नहीं की है। उदाहरण के लिए, हत्यारे और उकसाने वाले दोनों दूसरों के लिए तबाही ला सकते हैं, लेकिन मैं दृष्टा की प्रगति का पता नहीं लगा सकता। अरे, क्या ये गैंडाल्फ वन वंश का हो सकता है? कुछ सहायक जादू जोड़ने के बाद अन्य विशेषता बिंदुओं को ताकत और तकनीकों में डाल दिया जाता है। जैसे ही क्लेन अवाक होकर चिढ़ा, उसने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। वह गुप्त संगठन थियोसॉफी ऑर्डर के बारे में अनुभाग में चले गए, जिसमें इंस्टिगेटर्स शामिल थे। थियोसॉफी ऑर्डर एक गुप्त संगठन जो 5वें युग में प्रकट हुआ, जो वर्तमान युग का प्रारंभिक युग है। उनका मानना है कि मन एक व्यक्ति के लिए मौलिक है, जबकि भौतिक मांस एक पिंजरा है जो मन को नियंत्रित करता है। यही कारण है मनुष्य जो बुराई करता है वह भौतिक शरीर के प्रभाव का परिणाम है। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करना होगा, जिससे मन को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाला जा सके। फिर सितारों के परीक्षणों के माध्यम से वे अंततः भौतिक दुनिया से अलग हो जाएंगे, शुद्धतम और सच्चे आत्मा की ओर लौटना, शाश्वत मुक्ति प्राप्त करना। इसलिए थियोसॉफी ऑर्डर के कई चरमपंथी सदस्य दूसरों के शवों को नष्ट करना अपना लक्ष्य बना लेंगे, जिसके कारण कई खूनी नरसंहार हुए हैं। ये स्पष्ट है कि उनके पास 2 अनुक्रम पथ हैं। पहला अधिक सामान्य अप्रेंटिस और ट्रिकमास्टर औषधि है। उनके सदस्यों के बीच हत्यारे और भड़काने वाले से युक्त अन्य अनुक्रम शायद ही कभी दिखाई देते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इंगित करता हो कि थियोसॉफी ऑर्डर में अनुक्रम 7 या उच्चतर गुण है। यह अज्ञात है कि थियोसॉफी ऑर्डर ने खुद को कैसे स्थापित किया।
उनकी संभावित उत्पत्ति का विश्लेषण केवल 2 अनुक्रम मार्गों का उपयोग करके किया जा सकता है। सबसे पहले अप्रेंटिस और ट्रिकोमास्टर अनुक्रम आसानी से लोगों को चौथे युग में ट्रिकोमास्टर राजवंश के अब्राहम परिवार की याद दिलाते हैं। तमारा परिवार लंबे समय तक विवाह के माध्यम से अब्राहम परिवार से बंधे रहने को भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे हत्यारे और भड़काने वाले राक्षसी संप्रदाय की ओर इशारा करते हैं। इब्राहिम, तमारा, एंटीगोनस और जरातुल परिवार, सोलोमन साम्राज्य का डाक सम्राट, ट्यूडर राजवंश का रक्त सम्राट, ट्रूनसोएस्ट साम्राज्य और जेकब और अमोन परिवार जिनका उल्लेख हैंडमैन ने किया था। वास्तव में इसमें बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं। चौथे युग का इतिहास बहुत सारे तथ्य भी हो सकते हैं। क्लेन ने जो पढ़ा उससे वह चकित रह गया। उन्हें इस बात की गहरी सराहना थी कि कैसे चौथे युग का इतिहास कोहरे में ढका हुआ था। कोहरे के बीच से जो रूपरेखा वह देख सका उससे वह अनायास ही कांप उठा। यह ऐसा था मानो वह बियॉन्डर्स के एक संपन्न युग की कल्पना कर सकता है, एक ऐसा युग जिसमें एक सम्मिलित नृत्य में रक्त और विचित्रता या एक सिम्फनी में डरावनी और विकृति हो। क्लेन ने एक खामोश होंठते हुए किताब को पलटा, लेकिन डेमोनिस संप्रदाय का कोई भी संबंधित विवरण नहीं मिला। उसने ऊपर देखा और ओल्ड नील को अपने हाथ से पिसी हुई कॉफी के साथ कुछ फिल्टर पेपर के साथ कुश्ती करते देखा। उन्होंने ईमानदारी से पूछा, मिस्टर नील, डेमोनिस सेक्ट कौन सा संगठन है? मुझे दस्तावेजों में उनके बारे में कोई परिचय नहीं मिल रहा है। ओल्ड नील को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं थी। अपनी कॉफी से कुश्ती लड़ने के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, आपकी सुरक्षा मंजूरी पर्याप्त नहीं है। डन की अनुमति के बाद भी आप प्रासंगिक जानकारी नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी कहा जा सकता है कि बहुत सारी जानकारी केवल होली कैथेड्रल में उपलब्ध है और टेंडन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे संग्रहित नहीं है। शायद उस दिन तक प्रतीक्षा करें जब तक आप नाइटहॉक्स के कप्तान नहीं बन जाते। आपको प्रशिक्षण के लिए होली कैथेड्रल में भेजा जाएगा और फिर आप उन तक पहुंच पाएंगे। डेमोनिस संप्रदाय के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। मैं केवल इतना जानता हूं कि वे आदिम राक्षसी की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यह गुप्त अस्तित्व ही सृष्टिकर्ता का सच्चा उत्तराधिकारी है। वह अराजकता से पैदा हुई थी और सृष्टिकर्ता के शरीर से सबसे पहले पैदा हुई थी। वह अंतिम अंत करने वाली भी है जो सब कुछ समाप्त कर देती है। उनके अनुक्रम पथ इससे संबंधित हैं क्योंकि आदिम दानवता का पक्ष प्राप्त करने और इस गुप्त अस्तित्व तक पहुंचने के लिए ऊपरी स्तर की सभी महिलाएं हैं। यही कारण है कि उन्हें दानव संप्रदाय कहा जाता है। और कुछ भी औपचारिक नहीं है, मेरे जैसे सदस्य को पता होगा। मैंने सुना है कि राक्षसियां तबाही फैलाना अपना मिशन बना लेती हैं। तबाही फैलाएं, ये हत्यारे और भड़काने वाले की छिपी हुई समानता से मेल खाता है। लेकिन इस मिस्टर ट्रिस का भविष्य अंधकार में लगता है। बाद की औषधियां महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती हैं। जानकारी पढ़ना जारी रखने से पहले क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। पढ़ना समाप्त करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि गुप्त संगठन उनकी कल्पना से कहीं अधिक थे। लेकिन दोबारा सोचने पर उन्हें ये बहुत सामान्य लगा। आखिरकार इस दुनिया में इतने वर्षों का इतिहास निहित है। एक समय ऐसा युग था जब बियॉन्डर शक्तियां अत्यंत सक्रिय थीं। प्रदान की गई जानकारी के अनुसार क्लेन ने गुप्त संगठनों को युग के आधार पर 3 में वर्गीकृत किया। सबसे पहले चौथे युग में जन्मे प्राचीन संगठन थे। उनमें मूसा तपस्वी आदेश, गुप्त आदेश और रक्त पवित्र संप्रदाय शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे जो शैतान के अनुयायी थे। हालांकि जानकारी में केवल डेमोनिस संप्रदाय का उल्लेख था। दूसरा 5वें युग, वर्तमान युग की शुरुआत में गुप्त संगठन थे। उदाहरण के लिए थियोसोफी ऑर्डर या मृत्यु पूजा करने वाला न्यूमिनस एपिस्कोपेट। यहाँ लाइफ स्कूल ऑफ थॉट भी है जो गुरु शिष्य विरासत को नियोजित करता है और रोज स्कूल ऑफ थॉट अपने खूनी बलिदानों के लिए बियॉन्डर्स के बीच जाना जाता है। तीसरी श्रेणी नए संगठन थे जो हाल की 1 या 2 शताब्दियों में सामने आए। इनमें ऑरोरा ऑर्डर, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर, एलिमेंटोन और साइकोलॉजी अल्केमिस्ट शामिल हैं, जिनके बारे में क्लेन ने बहुत पहले ही जान लिया था। उनके अलावा और भी संगठन थे जिन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। बेंसन और मेलिसा ने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया इतनी खतरनाक है। ये केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं है। क्लेन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ओल्ड नील के पास भेजने से पहले उसने वर्गीकृत दस्तावेजों को बड़े करीने से जमा कर दिया। इस बीच उसने चुपचाप अपने दिल में जोड़ा, कृपया मेरे टैरो क्लब को सूची में न आने दें। ओल्ड नील को कभी संदेह नहीं हुआ कि किसी गुप्त संगठन का कोई नेता उसके सामने बैठा है। वह हंसा और दस्तावेज लेकर चाइनीज गेट की ओर चला गया। क्लेन वहां बैठा और सोच रहा था कि क्या उसे इंस्टिगेटर ट्रिस के स्थान के बारे में पता लगाना चाहिए, लेकिन 20 सेकंड से भी कम समय के बाद उसने यह विचार त्याग दिया। आखिरकार उसे ट्रिस की शक्ल सूरत के बारे में केवल स्पष्ट अंदाजा था और यह नहीं पता था कि नाम असली है या नहीं। यदि वह उससे अपने स्थान का पता लगा सके तो वह एक द्रष्टा नहीं बल्कि एक पैगंबर होगा। जब ओल्ड नील वापस लौटा तब तक क्लेन ने अपनी विचार प्रक्रियाओं को दुरुस्त कर लिया था और अनुष्ठानिक जादू के और भी अधिक रूपों को समझने के लिए रहस्यवाद के अध्ययन में संशोधन जारी रखा था। उन्होंने पूरा दिन पढ़ाई और रिवीजन में बिताया। उन्होंने इंस्टिगेटर ट्रिस को पकड़ने के लिए आवश्यक संयुक्त अभियान में भाग नहीं लिया। उन्होंने सुना कि बैकलून से सीलबंद आर्टिफैक्ट 2049 की डिलीवरी में किसी न किसी कारण से देरी हो गई है। आगमन का वास्तविक समय अभी बाकी था। चूंकि उसने कल की भविष्यवाणी से लगभग 2 सोल कमाए थे, क्लेन ने घर के रास्ते में बेंसन के लिए एनमेट बियर की 2 लीटर बैरल खरीदने के लिए 10 पेंस खर्च किए। उन्होंने मेलिसा के लिए ओवन से ताजा कुछ नींबू केक भी खरीदे। क्लेन, मुझे पता है कि आप हमारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों पर पैसा खर्च करते रहने की कोई जरूरत नहीं है। बेंसन ने बियर का छोटा बैरल देखने और अपने शब्दों पर विचार करने के बाद कहा। मेलिसा उसके पास खड़ी हुई और थोड़ा सिर हिलाया। शायद हमारी उपभोक्तावादी आदतें इसी तरह भिन्न है। क्लेन ने मनोरंजन के साथ आह भरी। बेंसन, मेलिसा, चिंता मत करो, यह मेरी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति के साथ खरीदा गया था। हाँ, मैं हर हफ्ते अतिरिक्त 2 से 4 सोली कमाता हूँ। मैं उन्हें यह नहीं बता सकता कि यह वह कमाई है जो मुझे दूसरों के लिए भविष्यवाणी करने से मिली है, ठीक है? उन्होंने अंदर ही अंदर जोड़ा। उद्धरण चिन्ह ... आपका वह काम मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। जब बेंसन ने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। ये सही है, मैंने इससे भविष्यवाणी भी सीखी। क्लेन ने रसोई की ओर जाने से पहले चुपचाप सोचा। तीनों भाई बहनों के संयुक्त प्रयास से खाने के लिए एक शानदार रात्रिभोज तैयार हो गया। पेट भरने के बाद क्लेन, बेंसन और मेलिसा लिविंग हॉल में लेट गए। सफाई करने, बातचीत करने और अध्ययन करने के लिए उठने में उन्हें काफी समय लग गया। जब बेंसन और मेलिसा सो जाएंगे तो मैं अनुष्ठान के प्रभावों को देखने के लिए भूरे कोहरे के ऊपर जाऊंगा। जैसे ही क्लेन ने अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को संशोधित किया, उसने अपने भाई बहनों पर एक नजर डाली।
वेस्ट बरो, आयरन क्रॉस स्ट्रीट, लोअर स्ट्रीट। एक 3 मंजिला अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां कोई स्ट्रीट लैंप या कोई अतिरिक्त रोशनी नहीं थी। अचानक तीसरी मंजिल से एक आकृति खिड़की से बाहर छलांग लगाए। ये बिना किसी हलचल के पंख की तरह धीरे से जमीन पर उतरा। उसका शरीर झुक गया और अचानक गायब हो गया, जैसे कि वह छाया में विलीन हो गया हो। जो कुछ देखा जा सकता था वह उसके शरीर की रूपरेखा थी। जैसे ही उसने तेजी से यात्रा की, वह आकृति बंदरगाह पर पहुंच गई। वह एक ऐसे कोने की ओर चल पड़ा जहां सामान के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने एक पल के लिए गंभीरता से निरीक्षण किया, अंधेरे को छोड़कर कोने में प्रवेश करने से पहले 2 बार क्षेत्र का चक्कर लगाया। कोई भी उसका गोल और मिलनसार चेहरा देख सकता था। वह उकसाने वाला ट्रिस था, जिसने अकेले ही अल्फाल्फा की त्रासदी को जन्म दिया था। ये कैसी लगता है? काले हुड वाला वस्त्र पहने एक रहस्यमयी आकृति छाया से बाहर निकली। वह कर्कश आवाज जाहिर तौर पर एक महिला की थी। ट्रिस ने एक मैत्रीपूर्ण और संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। बहुत अच्छा लग रहा है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसका मैंने सपना देखा था और जिसके लिए मैं तरस रहा था। मुझे लगता है कि मैंने मिशन को उचित रूप से पूरा कर लिया है और प्रगति के लिए आवश्यक तैयारी कर ली है। काले वस्त्रधारी महिला ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें अनुक्रम 7 फॉर्मूला और 3 मुख्य सामग्रियां सौंप दूंगी। बाकी तुम्हें खुद ही इकट्ठा करना होगा। कोई बात नहीं, ट्रिस ने उत्तर दिया। प्रतीत होता है कि वह तैयार है। रहस्यमय महिला ने अपना हाथ उठाया और ट्रिस को एक किताब जैसी वस्तु दी। पुस्तक में एक प्राचीन और धब्बेदार कांस्य बाहरी आवरण था, जिसके किनारे पर एक अजीब तारे के आकार का ताला था। ट्रिस को पता था कि पुस्तक के अंदर सूत्र और सामग्रियां थीं। वह तुरंत रोमांचित हो गया। जब उसने कांसे के बाहरी आवरण पर औषधि के नाम को उत्सुकता से देखा तो उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। चुड़ैल, ट्रिस ने चिल्लाकर कहा। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा कि प्राचीन हर्मीस में लिखा शब्द चुड़ैल था। चुड़ैल, मैं डायन बनने के लिए आगे बढ़ूंगी। क्या मजाक। रहस्यमय महिला ने अपना मुंह ढक लिया और जोर से हंसने लगी। जवाब देने से पहले उसे काफी समय लग गया। क्या आप हमेशा उत्सुक नहीं थे? इस बात को लेकर उत्सुक थी कि हमारे उच्च पदों पर सभी महिलाएं क्यों हैं? यही उत्तर है। गैंडाल्फ एक काल्पनिक चरित्र, एक जादूगर और नायकों में से एक है। J.R.R. टॉल्किन के उपन्यास द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में नाम रहस्यों का स्वामी लेखक कटलफिश, जिसे गोताखोरी पसंद है। जोड़ बंद करे रीसेट। आकाश में ऊंचा लाल चांद अंधेरे में चुपचाप लटका हुआ था। इसने विश्वविद्यालयों के शहर टिंगन सिटी को रोशन कर दिया, क्योंकि यह धीरे धीरे शांत हो गया। क्लेन अपनी मेज के सामने खड़ा हो गया और खाली डैफोडिल स्ट्रीट को देखने के लिए अपनी ओरियल खिड़कियों से देखा। उसने दूर तक बिना शोर शराबा किए तेजी से सर पर दौड़ने वाली गाड़ियों की आवाज सुनी। उसने अपनी बेलपत्ती पैटर्न वाली चांदी की जेब घड़ी उठाई और उसे खोल दिया। उसने उस पर एक नजर डाली और पर्दे खींच दिए, जिससे गैस लैंप की पीली रोशनी वापस शयनकक्ष में प्रतिबिंबित होने लगी। क्लेन पर्याप्त गति से घुमा, अपने कमरे को बंद कर दिया और गैस वाल्व बंद कर दिया। कमरे में तुरंत अंधेरा छा गया। पर्दों में केवल लाल चांदनी का एक टुकड़ा ही घुसा। इसने कई देर रात तक चलने वाली लोक कथाओं के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया। क्लेन ने वह चांदी का चाकू निकाल लिया जिसके लिए उसने आवेदन किया था। उन्होंने गोलाकार प्रकाश की कल्पना की और अर्धसंज्ञानात्मक अवस्था में प्रवेश किया। उन्होंने अपने पिछले अभ्यास के अनुसार अपने दिमाग को केंद्रित किया, जिससे उनकी आध्यात्मिकता उनके ब्लेड की नोक से बाहर आ गई। फिर उसने उनकी गति को चमत्कारिक ढंग से अपने परिवेश के साथ घुल मिल जाने दिया और कमरे को बंद कर दिया। वह ऐसा किसी भी असामान्य हलचल को रोकने के लिए कर रहा था जो बेंसन और मेलिसा को जगा सकती थी। इसके बाद क्लेन ने चाकू नीचे रख दिया और वामावर्त दिशा में 4 कदम चला। हर कदम के साथ पृथ्वी का मंत्रोच्चार होता था। निरंतर दहाड़ और बड़बड़ाहट ने उसे अभिभूत कर दिया। उसी उन्माद और दर्द के साथ उसने खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की और अपनी अर्धचेतन अवस्था में सबसे भीषण और खतरनाक चरण का सामना किया। भूरा सफेद कोहरा अंतहीन था। गहरे लाल तारे उससे अलग अलग दूरी पर थे। विशाल दिव्य महल एक वृद्ध दैत्य की भांति सीधा खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी बदला नहीं है। हजारों वर्षों से जमा हुई शांति और प्राचीनता ने उसे घेर लिया था। नहीं, एक बदलाव है। क्लेन चुपचाप अपने आप से बुदबुदाया। उसकी नजर उसके पास एक गहरे लाल तारे पर टिकी हुई थी। वह न्याय का प्रतीक तारा था। तारे की गहरी लालिमा स्पंदित होने लगी। इसने औसत आयाम के साथ ऐसा किया, लेकिन रुका नहीं। क्लेन ने सावधानीपूर्वक अपनी आध्यात्मिकता को गहरी लालिमा की ओर फैलाया। जैसे ही दोनों का संपर्क हुआ, उसे अपने सिर में गुंजन महसूस हुआ। उसने एक धुंधला और विकृत दृश्य देखा और प्रार्थनाओं की भ्रामक लेकिन रुकी हुई आवाज सुनी। वह मूर्ख जो इस युग का नहीं है। आप भूरे कोहरे के ऊपर रहस्यमय शासक हैं। आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्य का स्वामी है। मैं आपकी मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी प्रेमपूर्ण कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सपना दें। ... मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सपना दें। ... मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक अच्छा सपना दें। ... महिला की आवाज लगातार रुक रुक कर गूंजती रही। क्लेन का मानस और अधिक चिड़चिड़ा और अराजक हो गया। ये वैसा ही था जैसे जब वह सो गया हो तो ऊपर से किसी को फर्श पर पीटते हुए सुनना। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया और उत्तेजना को शांत करने के लिए कोगिटेशन का इस्तेमाल किया। उसने अपने सामने आए धुंधले दृश्य को ध्यान से देखा। वह सफेद वस्त्र पहने एक लड़की थी। उसके सिर पर सुंदर सुनहरे बाल थे। वह 4 टिमटिमाती लैपटॉप के सामने खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह जब करती रही। विकृत छवि से क्लेन ने बमुश्किल पहचाना कि वह मिस जस्टिस है। इस बिंदु पर उन्होंने पुष्टि की कि उनके द्वारा बनाया गया अनुष्ठान मंत्र सटीक रूप से भूरे कोहरे की ओर उनकी ओर इशारा कर सकता है। इससे उन्हें उपलब्धि का एक बड़ा एहसास हुआ, कुछ न होने से कुछ होने की ओर। मैं अद्भुत होने के लिए खुद की प्रशंसा नहीं करूंगा। क्लेन का मूड बेहतर हो गया। उसे लगा कि भिनभिनाती मक्खी की तरह उसके कानों में गूंजने वाली विनती भरी आवाज अब स्वीकार्य है। एक विचार के साथ उसने अपने दिमाग में एक प्रतिक्रिया पैदा करने का प्रयास किया। इसे गहरे लाल तारे के जटिल संबंध के माध्यम से स्थानांतरित किया। मैं जानता हूँ... धूसर परत उसके सामने उभर आए। एक विकृत और धुंधली आकृति सबसे गहरी गहराई में खड़ी थी। वह स्थान जहां उसकी आंखों में गहरी लाली घूमनी चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज विशाल और खाली दुनिया में बार बार गूंजती थी। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ।
ऑड्रे हॉल अचानक झटके से जाग गया। वह अपने चारों ओर कंबल लपेटकर बैठ गई क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से सपने में देखे गए दृश्यों में व्यस्त था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसने मूर्ख का सपना देखा था, वह रहस्यमय प्राणी जो कोहरे के ऊपर रहता था। क्या यह मेरी सुबह की प्रार्थना का जवाब है? ऑड्रे, जो तुरंत ही अपनी दर्शक अवस्था में प्रवेश कर गई, शांत हो गई और विश्लेषण किया। हालांकि उसे यह समझ में नहीं आया कि द फूल ने मौके पर जवाब क्यों नहीं दिया और केवल रात में ही ऐसा क्यों किया, फिर भी वह हैरान थी कि कर्मकांडीय जादू मंत्र की कुछ पंक्तियों के साथ प्रभावित था। अतीत में उसने एवरनाइट देवी से प्रार्थना की थी, लेकिन उसे कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। भले ही मिस्टर फूल भगवान नहीं थे, फिर भी वह भगवान बनने से बहुत दूर नहीं है। ऑड्रे ने धीरे धीरे सांस छोड़ने से पहले धीरे धीरे सांस ली। चूंकि वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जिसका विरोध करने का उसके पास कोई साधन नहीं था, उसने तुरंत अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया। वह विचार करने लगी कि आगे क्या करना है। सबसे पहले मुझे स्पेक्टेटर पोर्शन को पूरी तरह से पचाना होगा। मेरा अभिनय अभी भी बहुत अच्छा है। दूसरा, मुझे मनोविज्ञान किमियागर की तलाश करनी होगी। तीसरा, मुझे मिस्टर फूल से टेलीपैथिस पोषण फॉर्मूला या अन्यत्र मनोविज्ञान किमियागरों के बारे में सुराग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि प्रत्येक ईश्वरीय अस्तित्व में एक पूर्ण अनुक्रम मार्ग होना चाहिए जो उनका है। वे अन्य अनुक्रम मार्गों के सूत्रों को नहीं जानते होंगे। मनोविज्ञान अल्केमिस्ट जैसा एक नया बियॉन्ड संगठन मिस्टर फूल का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। संबंध विच्छेद के साथ क्लेन काफी अच्छे मूड में कांस्य मेज की सम्माननीय सीट पर बैठ गया। वह पूरी तरह से भूरे कोहरे से ढका हुआ था। वह पीछे झुका और अपना मुंह बंद करने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्होंने इस प्रक्रिया को याद किया और उसका विश्लेषण किया। उस समय वह भूरे कोहरे की दुनिया में एकमात्र जीवित प्राणी था। इसके अलावा बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लगता है कि मैं केवल जानकारी दे सकता हूं और यहां शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ हूं। ऐसा लगता है कि हेरफेर का मेरा विचार काम नहीं करेगा। क्लेन चुपचाप अपना निष्कर्ष निकालते हुए अपना मुंह चलाता रहा। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि यदि मंत्र और अनुष्ठान प्रभावी साबित हो तो वह अपने शरीर को भूरे कोहरे की दुनिया के साथ उसी तरह बांधने का प्रयास करेगा। इस प्रकार वह इस रहस्यमय स्थान की सारी शक्ति का लाभ उठा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वह स्वयं से प्रार्थना कर सकता है और इस तरह के हेरफेर तरीके से वह सीमाओं, रहस्यों और खतरे के आसपास जा सकता है, जिससे उसे भूरे कोहरे की दुनिया का पूरी तरह से उपयोग करने की अनुमति मिल सकती है। उदाहरण के लिए, वह पहले एक अनुष्ठान कर सकता है और मंत्रों के लिए स्वयं से प्रार्थना कर सकता है। इसके बाद वह धूसर कोहरे के ऊपर आ सका और अपने स्वयं के अनुरोध का उत्तर दे सका और उसे प्रदान कर सका। देखने से लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो रहा था। धुंधली दुनिया के बारे में मेरी समझ और नियंत्रण उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। क्लेन ने आत्मनिंदा के अंदाज में अपना सिर हिलाया और जाने की योजना बनाई। उसी क्षण उसने गहरे लाल रंग के तारे को, जो लटके हुए आदमी का प्रतिनिधित्व करता था, स्पंदित होते देखा। उसने एक अलौकिक और निराकार आवाज को फैलते हुए सुना। संयोग से मुझे द हैंडमैन के अनुष्ठान का मौका मिला। क्लेन ने विचार में सिर हिलाया। वह लंबी कांस्य मेज के सम्माननीय स्थान पर बैठ गया और तारे पर थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्पंदित गहरी लालिमा को छूते ही उनकी आध्यात्मिकता फैल गई। उसने धुंधले दृश्य के साथ द हैंडमैन की भारी और बार बार की जाने वाली प्रार्थनाएं सुनी। दृश्य में द हैंडमैन को शुद्ध काले वस्त्र में लपेटा गया था। वह आग के 4 ढेरों के सामने खड़ा था। आसपास की आध्यात्मिकता ने एक दीवार बना दी थी जो उसे किसी भी बाहरी प्रभाव से अलग कर रही थी। क्लेन ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस चुपचाप देखा और सुना। उद्धरण चिन्ह ... आप पीले और काले रंग के राजा हैं जो सौभाग्य का स्वामी है। मैं आपकी मदद के लिए प्रार्थना करता हूँ ... द हैंडमैन ने अपनी प्रार्थना समाप्त करने के बाद कुछ देर इंतजार किया। ये देखकर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, उसने आध्यात्मिकता की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया, मोमबत्तियां बुझा दी और वेदी को साफ कर दिया। अंत में उसने अपने विस्तारित हाथ को घुमाया और जलीय प्रकाश फैल गया, जिससे वेदी की मेज बिल्कुल नहीं दिखने लगी। जल आधारित मंत्र, तूफान का वरदान। लटका हुआ आदमी वास्तव में कम से कम एक नाविक है। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। दृश्य के गायब होने से पहले उसने अपनी कल्पना की विधि के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसे गहरे लाली की बूंद के माध्यम से प्रसारित किया। अल्जीरिया विल्सन रोरस्टेड द्वीप समूह के उदारता शहर में स्थित था। वह नाविकों के साथ प्रसिद्ध रेड कैबरे में नहीं गया था। इसके बजाय वह होटल के अंदर रुका और द फूल द्वारा वर्णित अनुष्ठान का प्रयास करने के लिए दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी। परिचित रूप से प्रार्थना समाप्त करने के बाद अल्जीर ने एक पल के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लगता है कि यह प्रयास बहुत सफल नहीं है। मिस्टर फूल को तरीके बदलने की जरूरत है। वह बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ा निराश भी थे। सब कुछ हो जाने के बाद एल्गर ने लेंस की प्रूफ अल्कोहल की एक बोतल के लिए नीचे जाने की योजना बनाई, जो फोक ऑफ रेज को अपनी शक्तियों को उजागर करने में सहायता कर सकती थी। तूफानों के देवता के आदेशित दंडक इस प्रकार के पेय के शौकीन थे। अल्जीरिया दरवाजा खोलकर बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने देखा कि गलियारे में धूसर कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की सबसे गहरी गहराइयों में एक धुंधली मानव आकृति बैठी है, मानो किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठी हो। मैं जानता हूँ। परिचित गहरी आवाज अल्जीर के कानों के चारों ओर गूंज गई, जिससे वह जहां खड़ा था वहीं रुक गया और उसका सिर दर्द से थोड़ा धड़क रहा था। अल्जीरिया की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला था। वहां अभी भी वही चीखता हुआ फ्लोरबोर्ड, वही पुरानी दीवार वाली मोमबत्ती स्टैंड और वही गंदा गलियारा था। मुझे पता है। आवाज अभी भी अल्जीरिया के कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी से अपनी छाती पर हल्के से प्रहार किया, उसकी अभिव्यक्ति डूब गई, लेकिन उसने तूफान के देवता के प्रति सम्मान में कोई शब्द नहीं कहा। एक लंबी चुप्पी के बाद एल्गर की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई, लेकिन उसकी नजर गहरी लग रही थी। क्लेन ने भूरे कोहरे के ऊपर ज्यादा समय नहीं बिताया। जब सभी बची हुई आवाजें सामान्य हो गईं, तो उन्होंने खुद को अपनी आध्यात्मिकता में लपेट लिया और भूरे कोहरे में डूबकर भौतिक दुनिया में गिर गए। उसके सामने की लाइटें तेजी से चमकने लगी, जैसे किसी फिल्म के दृश्य सामान्य से 10 गुना तेज गति से चल रहे हों। क्लेन को बेहोशी महसूस होने के बाद उसने पर्दे देखे जो डेस्क और बुकशेल्फ की धुंधली रूपरेखा के साथ साथ लाल चांदनी की रोशनी दे रहे थे। उसने फिर से चांदी का चाकू उठाया और कमरे में मौजूद आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया। तभी अचानक हवा का एक झोंका दरवाजा खोलकर गलियारे में चला गया।
जब उसने देखा कि बेंसन या मेलिसा के कमरे से कोई हलचल नहीं हो रही थी तो उसे पूरी राहत मिली। ये भाग्य वृद्धि अनुष्ठान वास्तव में यात्रा के लिए अपरिहार्य है। ये गुप्त और रहस्यमय है। क्लेन चुपचाप बड़बड़ाया और अपने बिस्तर की ओर चलते हुए फिर से दरवाजा बंद कर दिया। कल उनका मिशन और नील के साथ बियॉन्ड वस्तुओं के लिए भूमिगत बाजारों की ओर जाना था। शाम के समय डूबते सूरज की छाया गाड़ियों और घोड़ों पर लंबी पड़ती थी। बेंसन और मेलिसा को सूचित करने के बाद कि वह ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में रात्रिभोज कर रहा है, क्लेन एक साथ